नमस्ते एवरीवन, सब लोग कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे हैं। दोस्तों BSOC 102 दोस्तों इसका मास्टर वीडियो होगा। 2 वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। ये पहला सेट होगा भारत का समाज शास्त्र भाग प्रथम, सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया पार्ट फर्स्ट। दोस्तों BA ऑनर सोशियोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, इग्नू का बहुत शानदार सब्जेक्ट है जो कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें सिखा के जाएगा। जून 2026 के लिए अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देखेंगे। तो दोस्तों BSOC 101 के लिए भी मैंने वीडियो बनाया था और काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से बने थे दोस्तों, और किस्मत ने भी हमारा साथ दिया। और देखते हैं इस पेपर के अंदर दोस्तों क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। और दोस्तों अगर आप 35-40 सवाल लगा के चले जाते हैं या फिर इनको पढ़ के चले जाते हैं तो दोस्तों ऐसा तो नहीं होगा कि आपका जो पेन है वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर रुक जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। पिछले 6-7 सालों में जितने पेपर लगे हैं सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों आपको बस ध्यान ये रखना है कि वीडियो का स्पीड आप 2 करेंगे, वीडियो का स्पीड 1.5 या 2 करेंगे, क्योंकि आप हमारे पास में टाइम कम है, आप पूरा वीडियो फिर देख नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसके बाद में एक और वीडियो आएगा, उसमें भी मैं 25 के आसपास क्वेश्चन समझाऊंगा। पूरी किताब को क्वेश्चंस एंड विद आंसर की हेल्प से समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने ऊपर भरोसा रखो और अपने ट्यूटर पर भरोसा रखो, राइट। कि एग्ज़ाम के अंदर हमें अच्छा करना है, अपने लिए लड़ना है, अपने लिए लड़ना है, कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा। आपको अच्छा करना है, आपको अपने रिजल्ट के लिए लड़ना है, खुद के लिए लड़ना है। तो क्या हुआ, जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ तो नहीं हारे, कोई बात नहीं है। ज़िंदगी में सेटबैक्स होते रहते हैं, असफलताएं आती रहती हैं, लेकिन हमें क्या नहीं हारना, हमें एक तो साहस नहीं हारना अपना, और अपनी जो विल पावर है, इच्छा शक्ति, उसको नहीं हारना। और जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं, यानी कि दोस्तों कितनी भी टफ सिचुएशन आए उसके अंदर हमारे अंदर साहस और इच्छा शक्ति बनी रहनी चाहिए। तो दोस्तों ये था मोटिवेशन। अब समझ लेते हैं भाई आपका जो पेपर है BSOC 102 भारत का समाज शास्त्र भाग प्रथम। दोस्तों इस बुक के बारे में 5 मिनट में मैं समझा दूंगा। ईयरफोन लगाए रखो, मोबाइल की स्क्रीन रोटेट कर लेना आप और शांत सी जगह में बैठ जाओ, ठीक है। और 1.5 या 2 की स्पीड में ही आपको पढ़ना है। इस बुक में हम क्या पढ़ते हैं, एक तो भारतीय समाज की प्रकृति और विशेषताएं। जैसे कि भारत का समाज दोस्तों काफ़ी विविधतापूर्ण है, यानी कि यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग, अनेक भाषा बोलने वाले लोग, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, है ना। यही भारत की विविधता है। सामाजिक संरचना के बारे में समझिए, जाति, वर्ग, लिंग, परिवार, ये सब क्या होते हैं। इसके अलावा सामाजिक संस्थाएं पढ़ते हैं, परिवार, धर्म, शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इनका आपस में क्या संबंध है, इनका क्या कार्य है, वो मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन की हेल्प से। सामाजिक परिवर्तन देख रहे हैं भाई, आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से हम आधुनिक जीवन शैली के अंदर जी रहे, दूसरे देशों की संस्कृतियाँ, उसके कुछ मूल्य अपना रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों समाज में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ भी हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव हो रहा है, लैंगिक असमानता यानी कि पुरुष और महिला में भेदभाव दोस्तों अनेक क्षेत्रों में, जैसे कि राजनीति, अर्थशास्त्र आदि में। हम क्या सीखते हैं दोस्तों, ये किताब क्यों काम की है, क्योंकि आप समाज का फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। जैसे कि बेरोजगारी क्यों होती है, इसके क्या सॉल्यूशन आप सुझा सकते हैं, समाज को विश्लेषण करने की क्षमता डेवलप होगी और सामाजिक जागरूकता बढ़ेगी। ये सब्जेक्ट इसलिए काम का है, इसकी यूटिलिटी देखो, इसका रेलेवेंस, महत्व देखो, क्योंकि आप अपना बहुत ही कीमती टाइम दे रहे हो ना इस सब्जेक्ट को। तो दोस्तों आपको किताब काफ़ी कुछ सिखा के जाएगा। सहानुभूति यानी कि दूसरों के दुख तकलीफ को भी आप समझेंगे, और सहज जीवन की भावना यानी कि समाज में अन्य सदस्यों के साथ में बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, उनकी समस्या समझेंगे तथा सॉल्यूशन हम देंगे। अब देखो यहाँ पर जाति और सामाजिक असमानता को समझेंगे, परिवार में बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। पहले तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जॉइंट फैमिली, अब सिंगल फैमिली बढ़ रहे हैं, यानी कि पति पत्नी और उसके बच्चे हो सिर्फ। महिला सशक्तिकरण देखेंगे, पर्यावरण और समाज को भी देखते हैं दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण संकट केवल प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से भी जुड़ा हुआ है। जिस तरह से विकास की अंधे दौड़ में हम भाग रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के पीछे और विकास के पीछे, तो पर्यावरण को हम इग्नोर करते जा रहे हैं। तो आज के टाइम पर दोस्तों इस किताब की क्या यूटिलिटी है, आपके जीवन में क्या वैल्यू ऐड करेगा, समझा देता हूँ। समाज को आप बहुत अच्छे से समझोगे, कुछ भी होगा ना समाज में, सोसाइटी के अंदर, तो आप बहुत अच्छे से उसके बारे में अपनी बातें रख पाएंगे, और वो भी बहुत ही साइंटिफिक वे में। इसके अलावा अगर आप UPSC SSC नेट की तैयारी करते हैं तो भी उपयोगी होगा। इसके अलावा दोस्तों सामाजिक समस्याओं का समाधान आप कर सकेंगे, और सही नागरिक बनने और समाज में सकारात्मक योगदान देने की जो ताकत है वो इस किताब के अंदर है। साथ में रिसर्च करते हैं, टीचिंग का अगर आपने सोच रखा है आगे चलकर, तो भी किताब मदद करेगी। रिलेवेंस क्या है, आज भारत का समाज तेज़ी से बदल रहा है, परंपरा और आधुनिकता का संगम समाजशास्त्र हमें बदलाव को समझने और स्वीकारने की क्षमता देता है।
सरकार जो नीतियाँ कानून बनाती है, सामाजिक कार्य जो होते हैं और एनजीओ जो काम करते हैं, यानी कि गैर सरकारी संगठन समाज की समस्याओं को वो भी हल करते हैं। शिक्षा, मीडिया, प्रशासन जैसे क्षेत्रों में आपका ये जो ज्ञान बहुत ही काम का होने वाला है। यानी कि आप एनजीओ से भी जुड़कर समाज की भलाई कर सकते हैं अगर आपने इस किताब को बहुत अच्छे से पढ़ा। एक संवेदनशील, जागरूक और जिम्मेदार समाज बनाने के लिए ये बुक है दोस्तों, आपके लिए ही बनी है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए बनी है किताब, ताकि आप समाज को समझें और ख़ुद को भी आप समझें। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ एग्ज़ाम के अंदर कैसे सवाल आए हैं 5-7 सालों में, और ऐसे सवाल बार बार रिपीट होते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों एक वीडियो अगर मैं बनाऊँ 5-6 सवालों की, मतलब मुझे तो लग रहा 2-4% ही चांस है कि अगर कोई इक्का दुक्का सवाल आ जाए तो आ जाए। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैंने सोचा है कि भाई मैं पूरे ही सवाल करवा देता हूँ, क्या पता मतलब आपको थोड़ा थोड़ा तो याद रह जाएगा सारे सवालों के बारे में। तो दोस्तों आपको वैसे 5 सवाल ही अटैम्प्ट करने हैं, आप ये दिमाग लगाओ 5 ही सवाल अटैम्प्ट करने हैं और वो बेस्ट होने चाहिए। तो सबसे पहले अभी स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ईयरफोन लगाए रखना, वीडियो का स्पीड 1.5 या 2 कर लेना, बार बार कह रहा हूँ 1.5 या 2 कर लेना, अदरवाइज़ नहीं देख पाओगे वीडियो, क्योंकि आपके पास में टाइम बहुत कम है, बहुत कम है आपके पास में टाइम। और दोस्तों कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे, इसकी वजह से वीडियो हर बार लेट ही आ रहा है। राष्ट्रवाद का मतलब बताइए। भारत में राष्ट्रवाद के संदर्भ में AR देसाई और पार्थ चटर्जी के विचार बताइए। दोस्तों AR देसाई, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिखे AR देसाई और पार्थ चटर्जी दिख जाए, अलग से 20 नंबर का भी आ सकता है कि राष्ट्रवाद के संदर्भ में AR देसाई के विचार बताइए, 2-3 बार पूछा जा चुका है। आपको कीवर्ड पे ध्यान रखना है, ये मुख्य शब्द हैं, कीवर्ड हैं। अगर AR देसाई देख लो या पार्थ चटर्जी देख लो तो सेम टू सेम ये लिख देना आप तो। ठीक है, अब देखो भूमिका देखो इस सवाल की। राष्ट्रवाद यानी कि जो नेशनलिज्म होता है आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक अवधारणा है। अवधारणा मतलब एक कॉन्सेप्ट है, आज के टाइम का सामाजिक और राजनीतिक कॉन्सेप्ट है। यह लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति एकता, निष्ठा यानी कि आप अपने देश के प्रति लॉयल रहते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, गौरव यानी कि प्राउड फील करते हैं कि आप इंडिया के सिटीज़न हैं, सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न करता है। भारत में राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं था, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया थी। यानी कि दोस्तों हम समाज में बुराइयों को दूर कर रहे थे, है ना। हमारे जो सामाजिक सुधारक थे जैसे कि राजा राम मोहन राय, विवेकानंद जी, इसके अलावा आर्थिक स्तर पर भी दोस्तों हम उद्योग धंधे की तरफ आगे बढ़ रहे थे, और समाज में भी संस्कृति में बदलाव आ रहे थे राष्ट्रवाद के दौरान। और राष्ट्रवाद का एक बढ़िया रूप देख सकते हैं आप, राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रवाद का मतलब देख लो, राष्ट्रवाद वह भावना है, इसको रट लो आप। राष्ट्रवाद वह भावना है जिसके अंतर्गत लोग स्वयं को एक राष्ट्र का सदस्य मानते हैं, जैसे कि हम भारत का सदस्य मानते हैं खुद को, तथा उसकी एकता यानी कि सब लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहें, संस्कृति और स्वतंत्रता और विकास के लिए हम काम करते हैं। ये भावना क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। रट लिया। उदाहरण देखो, नहीं याद हुआ तो उदाहरण से समझ लो। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोग एक साथ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़े हुए, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, सब लोग आ गए भारत देश को बचाने के लिए और आज़ाद करवाने के लिए। यह राष्ट्रवाद का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे देखो दोस्तों, AR देसाई का दृष्टिकोण, इसको रट लेना, बार बार आता है AR देसाई। ठीक है, AR देसाई का नज़रिया क्या था? AR देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का परिणाम माना। उनके अनुसार ब्रिटिश शासन ने भारत में आधुनिक शिक्षा, रेल, डाक, उद्योग और संचार का विकास किया था ना। रेल की पटरियाँ बिछाई थी, डाक व्यवस्था विकसित की, उद्योग विकसित किया अंग्रेज़ों ने, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए, भारतीयों के लिए नहीं। जैसे कि रेल की पटरियाँ क्यों बिछाई, रेल का आविष्कार क्यों किया, भारत में रेल का विस्तार क्यों किया? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह वो हथियार पहुंचा सकते थे, सेना पहुंचा सकते थे, कहीं पे विद्रोह हो रहा है भारतीयों के द्वारा तो उसको कुचल सकते थे। इसके अलावा एक स्थान से दूसरे स्थान जो माल है वो ले जाया जा सकता था, यानी कि सामान को ले जाया सकता था। सब अपने हितों के अनुसार किया अंग्रेज़ों ने। इन परिवर्तनों से नई सामाजिक शक्तियाँ जैसे कि मध्य वर्ग, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग भी उभरे। यानी कि जैसे अंग्रेज़ों ने उद्योग लगाए तो उद्योगों में कौन काम करेगा? भारतीय तो काम करेंगे, है ना। और रेल विभाग, डाक विभाग में कौन काम करेगा? शिक्षित मध्य वर्ग, जो कि भारतीय ही होंगे। इन्हीं वर्गों ने राष्ट्रीय चेतना को भी जन्म दिया। ये लोग आपस में बात करने लगे कि भाई ऐसे तो अंग्रेज़ है वो फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना, नौकरियां तो कर रहे हैं, लेकिन भारत देश को बताना है, भारत को आगे बढ़ाना है, गुलामी से मुक्त करवाना है। उदाहरण, रेलवे और समाचार पत्रों ने विभिन्न क्षेत्र के लोगों को जोड़कर, यानी कि रेल में क्या होता है दोस्तों, ट्रेन में एक स्थान का व्यक्ति दूसरे स्थान के व्यक्ति से मिलता है। जैसे राजस्थान का व्यक्ति मिल गया महाराष्ट्र से, तो अपनी समस्या बताएगा और बताएगा कि अंग्रेज शोषण कर रहे हैं, तो इससे राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया गया। देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद मुख्यतः भौतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की उपज था। यानी कि दोस्तों एक तरफ तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे थे ना अंग्रेज़,
राइट। और भारतीय मजदूरों का, भारतीय व्यापारियों का शोषण भी कर रहे थे। इस तरह से बातें बना करके लिख देना। तो इन्हीं परिस्थितियों के अनुसार भारत में राष्ट्रवाद पनपा, यानी कि देश के प्रति निष्ठा निभाई जाने लगे लोगों के द्वारा चेतना विकसित हुई कि भारत देश को आज़ाद करवाना है। अब दोस्तों देख लो, पार्थ चटर्जी का दृष्टिकोण अलग से 20 नंबर का सवाल आ सकता है कि राष्ट्रवाद के संबंध में पार्थ चटर्जी का जो नज़रिया है, दृष्टिकोण, वो बता दो। पार्थ चटर्जी ने राष्ट्रवाद को केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं माना, बल्कि इसे सांस्कृतिक और वैचारिक प्रक्रिया माना। यानी कि लोगों ने अपनी संस्कृति को वापस से पुनः जीवित करने का प्रयास किया और वैचारिक स्तर पर भी लोग हैं अब भारत देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करेंगे। उनके अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद ने पश्चिमी प्रभाव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, यानी कि दोस्तों अपने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, विदेशी वस्तुओं की होली जला दी। भारतीय समाज ने अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों को सुरक्षित रखा। जैसे कि हमारा आध्यात्मिक मूल्य क्या है कि हम प्रकृति की रक्षा करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की भावना के आधार पे आगे बढ़ते कि पूरी दुनिया हमारा संसार है, परिवार है। ये हमारे उच्च आध्यात्मिक मूल्य हैं। शांति, सहिष्णुता, यानी कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इस तरह से लिख देना बढ़ा चढ़ा की बातें। उन्होंने राष्ट्रवाद के बाह्य क्षेत्र यानी कि राजनीति और प्रशासन और आंतरिक क्षेत्र संस्कृति, परिवार, धर्म की अवधारणा दी। तो उदाहरण देखिए, अंग्रेजी शिक्षा अपनाने के बावजूद भारतीयों ने अपनी भाषा, धर्म और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखा था। देखो, अंग्रेज़ों ने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ खोले और वहाँ पर भारतीयों को पढ़ाई लिखाई करवाई, अंग्रेजी सिखा दी ताकि ये भारतीय हैं, हमारे लिए काम करें। अंग्रेज़ों ने ऐसा सोचा। लेकिन फिर भी तो दोस्तों कुछ भारतीयों ने जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपनी भाषा, धर्म और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखा। जैसे ऐसे भी समझ सकते हो आप, जैसे कि आज हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गए हैं, लेकिन फिर भी तो ईद, दिवाली, गुरु पर्व, ये त्यौहार मनाते हैं। हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं ना। तो चटर्जी के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद की शक्ति उसकी सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता में नहीं थी। यानी कि हमारा जो राष्ट्रवाद था उसमें जितने भी लोग शामिल थे वो अपनी संस्कृति से वापस जुड़ना चाहते थे, अपनी संस्कृति को बताना चाहते थे। दोनों विचारकों में अंतर, यानी कि AR देसाई क्या कहते हैं, आर्थिक और सामाजिक कारकों पे बल देते हैं। यानी कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, आर्थिक स्तर पे शोषण किया भारतीय व्यापारियों को, और भारत के जो लघु एवं कुटीर उद्योग थे उनको तबाह कर दिया, और समाज में भी जो परंपराएं थी, धर्म था, उसको भी नुकसान पहुंचाया। पार्थ चटर्जी क्या कहते हैं, सांस्कृतिक पहचान और वैचारिक पक्ष पे बल देते हैं। यानी कि लोग हैं, राष्ट्रवाद कैसे पनपा उनके अंदर कि उनको अपनी संस्कृति बचानी थी, उनको संस्कृति सुरक्षित रखनी थी। और वैचारिक पक्ष यानी कि लोग हैं विचार साझा करते थे, एक दूसरे से विचार साझा करते थे। वैचारिक स्तर पर भी लोग हैं एकजुट हो गए। देसाई राष्ट्रवाद को आधुनिक आर्थिक विकास की देन मानते हैं, जबकि चटर्जी इसे सांस्कृतिक पुनः जागरण से जोड़ते हैं। निष्कर्ष देख लो, भारतीय राष्ट्रवाद बहुआयामी प्रक्रिया थी। यानी कि राष्ट्रवाद के अंदर हम बहुत सारे पक्ष देख सकते हैं। AR देसाई ने इसके सामाजिक आर्थिक आधार को स्पष्ट किया, जबकि पार्थ चटर्जी ने सांस्कृतिक और वैचारिक विशेषताओं को रेखांकित किया था। इस तरह से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। तो ये याद कर लेना, दोनों के विचार मिलकर भारतीय राष्ट्रवाद की व्यापक और गहरी समझ हमें प्रदान करते हैं। अब फटाफट से दोस्तों दूसरे सवाल पे आते हैं। वीडियो का स्पीड 2 ही रखना आप, ठीक है। भारत विद्या बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भारत विद्या, इसको रट लो। इसके जगह इंडोलॉजी लिखा आ सकता है, हिंदी के अंदर इंडोलॉजी लिखा आ सकता है। दोनों का मतलब एक ही है। इंडोलॉजी या भारत विद्या क्या है, भारतीय समाज में भारत विद को कहते हैं इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण की व्याख्या करें। भारत के अध्ययन में प्रारंभिक समाजशास्त्रियों के लिए इंडोलॉजी कैसे सहायक रही। यानी कि 3 सवाल लिख दिए हैं मैंने, ये अलग से भी पूछा जा सकता है। भारत के अध्ययन में, यानी कि भारत को अगर समझना है तो प्रारंभिक शुरू के जो समाजशास्त्री थे ना, उनके लिए इंडोलॉजी ने किस प्रकार से सपोर्ट किया, इंडोलॉजी कैसे सहायक रही। तो दोस्तों इसको रट लो, कैसे भी कर को रटो इसको, क्योंकि ये बहुत बार आता है। भूमिका लिख दो, भारत विद्या या इंडोलॉजी क्या है। भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म, इतिहास, साहित्य, दर्शन और परंपराओं के अध्ययन की वह तरीका है जिसमें हम पुराने ग्रंथों, हमारे धर्मशास्त्रों, महाकाव्य जैसे कि रामायण और महाभारत, हमारे जो पुराण हैं, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण है ना, भागवत पुराण और ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर भारतीय समझने को प्रयास किया जाता है, भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया जाता है। भारतीय समाज की जड़ों को समझने में यह दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। समझ गए। तो इंडोलॉजी क्या है, भारत विद्या क्या है, कि हम भारत को समझेंगे तथा भारत के समाज को समझेंगे किसकी सहायता से, भारतीय इतिहास की सहायता से, धर्म की सहायता से, संस्कृति की सहायता से, ठीक है। और हमारी जो पुरानी किताबें, वेदों की सहायता से, इस तरह से लिख देना, महाकाव्यों की सहायता से हम क्या समझते हैं, भारत के समाज को और भारत के इतिहास को
इसे ही कहते हैं भारत विद्या या इंडोलॉजी। समझ में आ गया। अब भारत विद्या का अर्थ नहीं समझ में तो एक बार और रटा देता हूँ। भारत विद्या का मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अध्ययन से इसमें मुख्यतः वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, धर्मशास्त्र और स्मृति भी ग्रंथ होती है, उनका उपयोग किया जाता है। देखो, भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना, जैसे कि भारत विद्या या इंडोलॉजी में हम क्या समझते हैं कि भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। यानी कि हम 2-3 हज़ार सालों में अगर भारत का समाज पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो दोस्तों वेदों को पढ़ेंगे ना, रामायण को पढ़ेंगे। समाज को समझना है तो सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विकास कैसे हुआ, इसका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा भारतीय मूल्यों और परंपराओं का विश्लेषण करते हैं कि हम जो कहते हैं कि दूसरों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, है ना, सहिष्णु बने रहना चाहिए। यानी कि दूसरों का सहिष्णुता क्या होती है बताऊँ। जैसे कि मान लो आपका जो दोस्त है ना, वो दूसरे धर्म का है, आपको उसकी बातें पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी उसकी बातों का आप सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, यही सहिष्णुता कहलाती है। उदाहरण देखिए, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जानते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैसे ये 4 वर्ण थे समाज के, इनके अलग अलग काम होते थे। आश्रम व्यवस्था जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम, है ना, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम। और संयुक्त परिवार की कॉन्सेप्ट को या विचारों को समझने के लिए धर्मशास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। भारतीय समाज में भारतविद दृष्टिकोण देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको रट लेना कैसे भी करके। भारतविद दृष्टिकोण या इंडोलॉजिकल जो नज़रिया वो मानता है कि भारतीय समाज को उसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं के संदर्भ में समझना चाहिए। तो जैसे कि आज अगर भारत के समाज को समझना है तो आपको पुराने ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, पुरानी किताबें हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। जाति व्यवस्था का आधार धार्मिक ग्रंथों में खोजा जा सकता है कि तरह तरह की जो जातियाँ हम देखते हैं हमारे समाज में, जातियाँ भी उपजातियों में बटी हुई हैं, ये कैसे आई, इसके लिए भी धार्मिक किताबें पढ़नी पड़ेंगी। परिवार, विवाह, शादी ब्याह के नियम, नातेदारी संबंधों का, नातेदारी क्या होता है, आपके जितने भी सगे रिश्तेदार हैं ना, ठीक है, वो सब नातेदार आपके, उन संबंधों का अध्ययन परंपराओं के माध्यम से किया जाता है। सामाजिक मूल्यों और आचरण की व्यवहार को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा जाता है। आगे देखो उदाहरण, आज भी विवाह संस्कार, धार्मिक त्यौहार और संयुक्त परिवार जैसी संस्थाओं पर प्राचीन परंपराओं का प्रभाव हमें स्पष्ट दिखाई देता है। कितने भी आधुनिक आ जाएँ, 2026 आ गया, फिर भी दोस्तों जब शादी ब्याह होता है काफ़ी ज़्यादा रस्में बहुत पुरानी हैं, वो ऐसी रस्में होती है शादी ब्याह में। प्रारंभिक समाजशास्त्रियों के लिए इंडोलॉजी की उपयोगिता, यानी कि भारत विद्या की उपयोगिता। प्रारंभिक समाजशास्त्रियों ने भारतीय समाज को समझने के लिए भारतीय विद्या दृष्टिकोण का व्यापक उपयोग किया था। अरे कुल मिला के बात यह, शुरुआत के जो समाजशास्त्री थे ना, उन्होंने इंडोलॉजी का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि उनको भारतीय समाज को समझना था। तो देखें, इसमें और पॉइंट लिख सकते हो। देखो, इंडोलॉजी या फिर भारत विद्या की सहायता से आप सामाजिक संस्थाओं की ऐतिहासिक जड़ों को समझ सकते हैं। जाति, धर्म, परिवार कैसे काम करते हैं, है ना, उन संस्थाओं का अध्ययन कर सकते हैं। ये समाज की संस्थाएं होती हैं, धर्म, परिवार, जाति, ये सब संस्थाएं हैं, इनका अध्ययन आप भारत विद्या की सहायता से कर सकते हो। भारतीय समाज की विशिष्टता को पहचानने में मदद मिली। उदाहरण देखिए, जी.एस. घुरिये नाम रट लेना। जी.एस. घुरिये ने जाति व्यवस्था के अध्ययन में संस्कृत ग्रंथों और परंपराओं का उपयोग किया। इस प्रकार इरावती कर्वे ने परिवार और नातेदारी के अध्ययन में भारतीय परंपरा को आधार बनाया। अब दोस्तों इसकी कुछ कमियाँ थी इंडोलॉजिकल नज़रिए की। भारतीय दृष्टिकोण की सीमाएं या कमियां देख लो। यह दृष्टिकोण कभी कभी केवल उच्च वर्गों और ब्राह्मणी ग्रंथों पर अधिक निर्भर था, है ना, कि जो राजा थे कैसी सोच रखते थे, कुलीन वर्ग था कैसी सोच रखता था, और ब्राह्मणी ग्रंथ उनके अंदर क्या लिखा हुआ है उसी के आधार पर सब सिर्फ समाज को समझा जा रहा था। दोस्तों उसके अलावा भी और भी तो किताबें लिखी होंगी, लोगों से भी तो पूछ सकते हैं आप। दलितों को कैसे समझोगे, महिलाओं को, वर्दों को, विकलांगों को, और जो समाज में जाति व्यवस्था में आते ही नहीं थे, अछूत जनजातियाँ, है ना, इनको कैसे समझोगे आप। सामान्य जनता, महिला और वंचित समूह के अनुभवों को कम महत्व देता है। ये भारतीय दृष्टिकोण आधुनिक सामाजिक परिवर्तनों को पूरी तरह से नहीं समझा पाता है कि समाज आज कैसे बदल गया, है ना, समाज में इतना परिवर्तन कैसे आ गया, जॉइंट फैमिली से सिंगल परिवार कैसे बन गए, ये सब नहीं समझाता है भारतीय दृष्टिकोण इसका देखो, भारतीय विद्या मतलब इंडोलॉजी यानी कि हम भारत को, समाज को समझ रहे हैं, भारत के इतिहास को जान रहे हैं, किसकी सहायता से, हमारे धर्म ग्रंथों की सहायता से, महाकाव्यों की सहायता से, वेदों की सहायता से, पुराणों की सहायता से। तो भारतीय विद्या भारतीय समाज को उसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों से समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रारंभिक समाजशास्त्रियों ने इसकी सहायता से भारतीय समाज की विशिष्टताओं, यानी कि जो विशेषताएँ हैं, अलग विशेषताएँ, उनका अध्ययन किया।
यद्यपि हालांकि इसकी कुछ सीमाएं हैं, भारतीय विद्या की सीमाएं हैं, फिर भी भारतीय समाज की संरचना और विकास को समझने में यह नज़रिया आज भी अत्यंत उपयोगी और प्रासंगिक है, यानी कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरह से रट लेना। एक और सवाल रटाता हूँ आपको बढ़िया सा। भारत में पूंजीवादी कृषि वर्ग संरचना से आप क्या समझते हैं? देखो ये कीवर्ड है इसका, पूंजीवादी कृषि वर्ग संरचना, इसको रट लो, इस कीवर्ड को, पूंजीवादी कृषि वर्ग संरचना। जहाँ पर भी दिखे आप ये सब लिख देना। भूमिका लिखो, भारत में पूंजीवादी कृषि वर्ग संरचना से मतलब है ऐसी कृषि व्यवस्था जिसमें खेती केवल जीविका का साधन न रहकर लाभ कमाने और बाजार के लिए उत्पादन करने का माध्यम बन जाती है। हरित क्रांति, आधुनिक तकनीक, सिंचाई, उन्नत बीज, यानी कि बीज अच्छे आने लगे पहले जंगली बीज से, जिससे पैदावार कम होती थी, और बाजार अर्थव्यवस्था के विकास ने भारतीय कृषि में पूंजीवादी संबंधों को मजबूत किया है। यानी कि दोस्तों अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो अपने घर के लिए, अपने भरण पोषण के लिए भी उत्पादन हो जाता है, पैदावार हो जाती है, साथ में दोस्तों आप मार्केट में बेचकर कुछ पैसा भी कमाते हैं। इसी चीज़ को कहते हैं पूंजीवादी कृषि वर्ग संरचना। आगे देखिए, पूंजीवादी कृषि वर्ग संरचना का मतलब क्या है? पूंजीवादी कृषि में मतलब ऐसी प्रकार की खेती जिसमें आप मार्केट में भी फल फूल सब्जी बेच के आ सकते हैं। में भूमि, पूंजी, पूंजी का मतलब पैसा, और श्रम यानी कि मेहनत का उपयोग अधिक उत्पादन और लाभ प्राप्त करने के लिए किया था। इसमें किसानों के विभिन्न वर्ग विकसित होते हैं, जैसे कि बड़े भूमिधर किसान, मध्यम किसान, छोटे एवं सीमांत किसान। अब छोटे एवं सीमांत किसान कौन होते हैं? जिसके पास में थोड़ी सी ज़मीन होती है और खुद ही खेती करता रहता है उस पर। भूमिहीन कृषि मजदूर, ऐसे मजदूर जिसकी अपनी भूमि नहीं होती, वो दूसरों की ज़मीनों पे काम करता है। ठीक है, और बड़े भूमिधर किसान हैं, ये तो दूसरे किसानों से मजदूरी करवाते हैं। मध्यम किसान ये कभी कभार दूसरे खेतों में भी काम कर लेता है, लेकिन इसके पास अच्छी खासी ज़मीन रहती है। सॉरी, मध्यम किसान नहीं करता दूसरों के खेतों में काम, इच्छा हो गया तो चला गया, नहीं उधर नहीं हो। मध्यम किसान का क्या मतलब यहाँ पे? कि ऐसा किसान जो कि मतलब मजदूरी करवा लेता है ना, इतना तो रहता है उसके पास ज़मीन। इस व्यवस्था में आर्थिक संसाधनों के आधार पर वर्गों का विभाजन स्पष्ट दिखाई देता है। प्रमुख वर्ग, कृषि वर्ग देखो, समृद्ध या पूंजीवादी किसान, ये बड़े भूस्वामी होते हैं, यानी कि पूंजीवादी किसानों के पास बहुत सारी ज़मीन होती है, बहुत सारी। इनके पास ट्रैक्टर होता है, हार्वेस्टर होता है जो कि फसल को काटता है, ट्यूबवेल होता है यानी कि जिससे वो सिंचाई करता है, और आधुनिक तकनीक उपलब्ध होती है। उदाहरण देखिए, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े गेहूँ और चावल उत्पादक किसान किस वर्ग में आते हैं? पूंजीवादी किसान है वो। मध्यम किसान देख लो, इनके पास सीमित भूमि होती है, ये स्वयं खेती करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर मजदूर भी रख लेते हैं। मध्यम किसान, ठीक है, मध्यम किसान। छोटे किसान क्या होते हैं? इनके पास बहुत कम भूमि होती है, उत्पादन मुख्यतः परिवार की आवश्यकताओं के लिए ही होता है। मतलब 100 किलो गेहूँ हुआ तो बेचने के लिए थोड़ी है, परिवार में 6-7 मेंबर भी थे, उनका पेट भरोगे आप, छोटे अगर किसान है तो। कृषि मजदूर क्या होता है? ये भूमिहीन होते हैं, इनकी ज़मीन नहीं होती और अपना जीवन चलाने के लिए, जीविका के लिए मजदूरी पर डिपेंडेंट होते हैं। पूंजीवादी कृषि की विशेषता देखो, बाजार के लिए उत्पादन आप करते हैं, आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं, ट्रैक्टर लाते हैं, अच्छे बीज लाते हैं, उर्वरक लाते हैं, कीटनाशक लाते हैं, ऐसे लिख देना। अधिक निवेश, पैसा डालते हैं खेती में, लाभ की प्रवृत्ति यानी कि पैसा कमाने का सोचते हैं आप, मजदूर पर निर्भरता और कृषि का व्यवसायीकरण आप करते हैं। आगे देखें, सामाजिक प्रभाव। पूंजीवादी कृषि से उत्पादन बढ़ा लेकिन ग्रामीण असमानता बढ़ी। इसका मतलब क्या है भाई? कुछ किसानों के पास बहुत बड़ी ज़मीन थी, केवल वही अमीर हो पाए, गरीब किसान गरीब ही रह गया। उदाहरण के लिए हरित क्रांति, क्या थी हरित क्रांति दोस्तों? जिसमें अच्छे बीज डाले गए ज़मीन में और अच्छे उर्वरक फर्टिलाइज़र डाले गए, जिससे पैदावार बढ़ गई, है ना। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। तो हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा में कृषि उत्पादन बढ़ा, परंतु बड़े किसानों और छोटे किसानों के बीच आर्थिक अंतर भी बढ़ गया। कुछ क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों की संख्या बढ़ी, जबकि बड़े किसान अधिक अमीर हो गए। जिसका देख लो, भारत की पूंजीवादी कृषि वर्ग संरचना गाँव के समाज में आर्थिक विकास और सामाजिक असमानता दोनों को जन्म देती है। एक तरफ तो किसान बहुत अमीर हो जाते हैं, दूसरी तरफ जो छोटे मजदूर किसान होते हैं वो और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों बड़े किसान हैं, अब वो मशीन लेके आ जाएंगे ना, मजदूरी थोड़ी करवाएंगे वो, तो जो ऐसा किसान जो कि मजदूरी करता था वो पेट कैसे भरेगा? तो इसी प्रकार से समाज में असमानता आती है। इस व्यवस्था ने कृषि को आधुनिक और उत्पादक बनाया, लेकिन साथ ही भूमि, पूंजी और संसाधनों के असमान वितरण के कारण विभिन्न कृषि वर्गों के बीच अंतर भी बढ़ाया। इसलिए संतुलित ग्रामीण विकास के लिए छोटे किसानों और कृषि मजदूरों को विशेष सहायता प्रदान करना आवश्यक है। आगे देखो दोस्तों, जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन ले लिया है मैंने। ऊपर तो था भारत में पूंजीवादी कृषि संरचना, नीचे है गैर पूंजीवादी कृषि संरचना, क्योंकि दोनों में से एक आ सकता है।
दोनों आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। परिचय देखो, भारत की कृषि व्यवस्था लंबे समय तक गैर पूंजीवादी कृषि संरचना पर आधारित रही। इसमें उत्पादन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना नहीं बल्कि परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। तो ऐसी खेती क्या कहलाती है? गैर पूंजीवादी कृषि संरचना कहलाती है, जिसमें मतलब पैसे कमाने के लिए खेती नहीं करते अपन तो करते हैं पेट पालने के लिए सिर्फ, है ना। खुद का पेट और परिवार का पेट भर जाए बस। भूमि, मेहनत और उत्पादन संबंध मुख्यतः परंपरा, जाति और सामाजिक संबंधों द्वारा संचालित होते थे। यानी कि कभी कभार चाचा की ज़मीन ले ली या फिर हमारी ज़मीन में चाचा मामा ये सब मेहनत कर रहे हैं, तो परंपरा के नाम पे जाति और सामाजिक संबंधों द्वारा ये संबंध संचालित होते थे। गैर पूंजीवादी कृषि संरचना की मुख्य विशेषताएं देख लो। जीविकोपार्जन कृषि, अधिकांश किसान बाजार के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए खेती करते हैं। ऐसी खेती को कहते हैं गैर पूंजीवादी कृषि संरचना। उदाहरण के लिए देख ले, राजस्थान और बिहार के कई गांव वाले क्षेत्रों में किसान आज भी गेहूं, बाजरा और दालें मुख्यतः घरेलू उपभोग के लिए उगाते हैं। पारिवारिक श्रम का प्रभुत्व यानी कि दबदबा, खेती में परिवार के सदस्य मुख्य श्रमिक होते हैं। मजदूरी श्रम का प्रयोग सीमित होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती है तभी तो बुलाते हैं पर मजदूर, अदरवाइज़ खुद ही लगे रहते हैं खेत में। उदाहरण के लिए बुआई, कटाई और पशुपालन में पूरा परिवार भाग लेता है। जाति और जजमानी व्यवस्था, भारतीय कृषि व्यवस्था जाति आधारित सामाजिक संबंधों से जुड़ी है। भूमिधारी जातियाँ भूमि के मालिक थी। सेवा प्रदान करने वाली जातियाँ कृषि कार्यों में सहयोग करती थी। जैसे कि आपके पास में 100 बीघा ज़मीन है, अब कोई व्यक्ति आया मतलब अपनी वाइफ को लेकर कि हम आपके खेत में ना मेहनत कर लेंगे, आप जो भी इच्छा हो हमें दे देना। तो काम के बदले काम या सेवा के बदले आपको उसको दे देते अनाज या पैसा। ये व्यवस्था कहलाती है जजमानी व्यवस्था। उदाहरण, लोहार कृषि उपकरण बनाते थे जबकि बढ़ई, हल और बैलगाड़ी तैयार करते थे, बदले में इनको अनाज या पैसा मिलता था। तो ये कहलाती है जजमानी व्यवस्था। भूमि संबंध और कृषक वर्ग देखिए, भूमि का स्वामित्व असमान था। काफ़ी किसानों के पास बड़ी ज़मीन, कुछ किसानों के पास कुछ भी नहीं होता था। जमींदार और बड़े भूस्वामी भूमि के मालिक थे। छोटे किसान और बटाईदार खेती करते थे सिर्फ। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता से पहले बंगाल और यूपी में जमींदारी व्यवस्था इसका प्रमुख उदाहरण थी, जहाँ पर काफ़ी किसान अमीर थे, काफ़ी किसान गरीब भी थे। सामुदायिक सहयोग की परंपरा रही है। गैर पूंजीवादी कृषि में प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग का महत्व था। तो प्रतिस्पर्धा कहाँ पे होती है? जब आप गन्ने की, चावल की और तंबाकू की, इन सब की खेती करते हैं, लेकिन आपको तो अपने पेट पालने के लिए खेती करनी पड़ रही है, तो आप कंपटीशन नहीं करेंगे किसी से। उदाहरण, गांव में फसल कटाई, कुएं की मरम्मत और सिंचाई कार्य में सब लोग शामिल हो जाते हैं कि भाई क्या हुआ, हम भी तुम्हारी हेल्प कर दें। समाज शास्त्रीय महत्व देखें, यह संरचना केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं थी बल्कि सामाजिक संबंधों, पारिवारिक मूल्यों और सामुदायिक जीवन का आधार भी थी। इससे ग्रामीण समाज में परस्पर निर्भरता बढ़ी। मतलब खेत में सारे लोग लगे हैं, भाई लगा हुआ, भाभी लगी हुई है, चाचा लगे हुए, चाची लगे हुए, सब लोग लगे हुए हैं, तो एक दूसरे निर्भर हैं और सामाजिक एकता इससे बनी रहती है। जिसका देखो, भारत की गैर पूंजीवादी कृषि संरचना जीविकोपार्जन यानी कि अपने पेट पालने के लिए की जाती थी सिर्फ। पारिवारिक श्रम यानी कि परिवार के लोग ही मेहनत करते थे, है ना। जातीय आधारित संबंधों और सामुदायिक सहयोग पर आधारित थी। यद्यपि आधुनिक कृषि और बाजार व्यवस्था के विस्तार में इससे परिवर्तन आया, फिर भी इसके अनेक तत्व आज भी भारतीय गाँव के समाज में दिखाई दे जाते हैं। भाई शुरुआत किया ना, 6-7 सवाल ऐसे लिखे हैं ना, मेरे को लग रहा है 2-3 सवाल इसमें पक्का आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने 2-3 सवालों मिला करके एक ही सवाल बना दिया। जैसे कि भारत में औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा करें। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की स्थिति पे प्रकाश डालिए। देखो 2 सवाल है ना इसके अंदर, 2 सवाल है तो एक तो बन सकता है ना यार। तो प्रार्थना करो भाई भगवान से कि बनी जाए। भूमिका देखो, भारत की अर्थव्यवस्था 2 प्रमुख भागों में बटी हुई थी। पहला है औपचारिक अर्थव्यवस्था और दूसरी अनौपचारिक, जिसको इनफॉर्मल अर्थव्यवस्था कहते हैं। औपचारिक क्षेत्र सरकार के नियमों के अंतर्गत कार्य करता है, जैसे कि आप बैंक में काम करते हैं ना या रेलवे में काम करते हैं, तो आप औपचारिक क्षेत्र में काम करेंगे। जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश लोग कानूनी सुरक्षा और सामाजिक लाभों से वंचित रहते हैं। अब मजदूर व्यक्ति है दोस्तों, उसको कोई पेंशन थोड़ी मिलेगा, अगर वो गिर गया, दुर्घटना हो गई तो उसको कुछ नहीं मिलता,
क्योंकि वो अनौपचारिक क्षेत्र का है। भारत में बड़ी संख्या महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, जैसे कि दूसरे घरों में बर्तन, पोछा, झाड़ू ये सब काम करना, ठीक है, और या फिर किसी बच्चे के देखभाल करना। तो वो क्या है, एक अनौपचारिक क्षेत्र है, सरकार थोड़ी सहायता करती है उसकी। औपचारिक अर्थव्यवस्था की विशेषता देखें। औपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले संस्थान सरकार के साथ रजिस्टर होते हैं, पंजीकृत होते हैं, जैसे कि नियमित वेतन और निश्चित कार्य समय होता है। जैसे कि बैंक में काम करते हो, SBI बैंक में, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपको टाइम पर सैलरी मिलेगी और कहा जाएगा भाई 9 से 5 ही करना है आपको काम, सुबह 9 से शाम के 5 तक, तो निश्चित कार्य समय होता है। भविष्य निधि PF यानी कि रिटायरमेंट हो गए तब कुछ पैसा आपको मिलेगा। पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं होती है। औपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रम कानूनों का पालन होता है, यानी कि ज़बरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करवा सकता। सरकार ने कानून बना रखे, लेबर लॉज, श्रम कानून। रोजगार की अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा होती है, कोई निकाल थोड़ी सकता है। उदाहरण देखिए, सरकारी कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, विश्वविद्यालय शिक्षक और बड़ी कंपनियों के कर्मचारी, ये सब औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारी होते हैं। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की विशेषता देखो। अनौपचारिक क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि दोस्तों सारे लोग तो नौकरी नहीं करते ना, है ना, सारे लोग नौकरी नहीं करते। रोजगार अस्थायी और असुरक्षित होता है, क्या पता आज मजदूरी मिले या कल मिले, पता ही नहीं है। सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, जैसे कि आप कारखाने में काम करते हो, ठीक है, कोई पत्थर गिर गया, मर गया, क्या मिला परिवार, कुछ भी नहीं। कम वेतन और अनिश्चित आय होती है। छोटे पैमाने पर उत्पादन और सेवाएं देने का काम ये करते हैं। उदाहरण, सब्जी विक्रेता, सब्जी बेचने वाला, घर में काम करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, निर्माण मजदूर और सड़क किनारे दुकानदार है, ये सब अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के हिस्सा होते हैं। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था महिलाओं की स्थिति देखिए, ये सवाल आ चुका है दोस्तों अलग से। भारत में बड़ी संख्या महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करती हैं। वे कृषि, घरेलू कार्य, बीड़ी बनाने में, हस्तशिल्प जैसे कि चटाई बना रही है ना, बांस के खिलौने बना रही हैं, सिलाई कढ़ाई के काम और छोटे व्यापारों से जुड़ी होती है, जैसे कि अगरबत्ती बनाना, पापड़ बनाना, अचार बनाना, ये महिलाएं इसमें लगी होती हैं इन कामों में। उन्हें अक्सर पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है महिलाओं को। मातृत्व अवकाश यानी कि डिलीवरी अगर हो जाए तो दोस्तों उनको छुट्टियां भी कम मिलती हैं। स्वास्थ्य बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं मिलती इनको। कार्यस्थल पे दोस्तों सेक्सुअल हरासमेंट भी होता है, परेशान तंग भी किया जाता महिलाओं को, और असुरक्षा खतरा अधिक रहता है। ये आप लिख सकते हो दोस्तों, अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की आज क्या स्थिति है वो लिख सकते हो। उदाहरण देखिए, गांव के इलाकों में महिलाएं खेतों में पुरुषों के बराबर काम करती हैं, फिर भी उनको कम मजदूरी मिलती है। घरेलू सहायिकाएँ, जैसे कि घर में जो बच्चा है उसके देखभाल के लिए जो लगी है महिला, उसको घरेलू सहायिका कहते हैं। शहरों में लंबे समय तक काम करती है, लेकिन उसके पास नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। मतलब उसकी जो बच्चे की मम्मी, उसका मन हुआ तो निकाल दिया, कल से मत आना मेरे घर पे, ठीक है। तो नौकरी की असुरक्षा रहती है अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को, कल का पता नहीं क्या होगा। महिलाओं का योगदान देखिए। महिलाएं अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। स्वयं सहायता समूह, जिसको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है। क्या होता है स्वयं सहायता समूह? जैसे कि एक गाँव के अंदर 50 महिलाओं ने एक समूह बना लिया, ठीक है, और वो चाहे पापड़ बना रही हैं, अचार बना रही हैं, और मान लो किसी महिला को 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई, तो सबसे बोलेगी भाई कुछ कुछ पैसा दे दो, और सब उसकी मदद करते हैं। तो ऐसे समूह कहलाते हैं स्वयं सहायता समूह। तो इससे क्या हो रहा है, महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बन रही है, वो व्यापार कर रही हैं, है ना, अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है। दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प यानी कि हाथ से बने हुए सामान वगैरह बना रही हैं। लघु उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। अनेक महिलाएं परिवार की इनकम बढ़ाने में प्रमुख योगदान देती हैं। निष्कर्ष लिख लो, भारत की अर्थव्यवस्था में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को अभी भी कम पैसा मिलता है। असुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास। कौशल विकास क्या है? जैसे कि किसी लड़की को सिलाई कढ़ाई के काम सिखा देना, कंप्यूटर का काम सिखा देना, उसकी स्किल्स बढ़ा देना, उसको कहते हैं कौशल विकास। के माध्यम से महिलाओं को मजबूत बनाना आवश्यक है, तभी समावेशी और न्यायपूर्ण विकास संभव हो सकेगा। समावेशी का मतलब भाई पुरुष तो विकास कर रहे हैं, महिलाएं भी शामिल हो जाएंगी। समावेशी का मतलब होता है मिलना, ठीक है, समाज की मुख्य विकास धारा में। बहुत ही गजब का सवाल भाई। वेबर, मार्क्स और दुर्खिम के धर्म और समाज के बीच के संबंधों पर दिए गए दृष्टिकोण पर चर्चा करें। 2 साल पहले आया था यहाँ पे। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और एमाइल दुर्खिम, ये 3 व्यक्ति हैं, सोशियोलॉजिस्ट रह चुके हैं, समाजशास्त्री थे। इन्होंने धर्म और समाज के बारे में क्या बोला है वो बता दो। भूमिका देखो, धर्म और समाज के संबंध को समझाने में वेबर, कार्ल मार्क्स
और एमाइल दुर्खिम, तीनों के जो विचार हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तीनों ने धर्म को अलग अलग नज़रिए से देखा। किसी ने उसे सामाजिक एकता का आधार माना, किसी ने आर्थिक शोषण से जोड़ा और किसी ने सामाजिक परिवर्तन की शक्ति बताया था। आंसर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ आपके सामने ही है सब। दुर्खिम का नज़रिया देखें। एमाइल दुर्खिम ने धर्म को समाज की एकता बनाए रखने वाला साधन माना। कैसे? उनके अनुसार धर्म में समाज अपनी ही सामूहिक शक्ति की पूजा करता है। यानी कि दोस्तों, जब भी कोई त्यौहार आता है, रीति रिवाज बनाते हैं, तो घर वालों के साथ इकट्ठा हो जाते हैं, समाज के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो धर्म है वो एकता स्थापित करता है समाज में, ऐसा लिख देना। धार्मिक त्यौहार, पूजा, व्रत और सामूहिक अनुष्ठान, यानी कि समूह के अंदर अगर हवन कर रहे हैं अपन, तो समाज जुड़ता ही तो है उससे। उदाहरण देखिए, भारत में दीपावली, ईद, कुंभ मेला या गांव का सामूहिक मंदिर उत्सव लोगों में सामूहिकता और सामाजिक पहचान पैदा करता है। कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण देखिए। कार्ल मार्क्स ने धर्म को शोषित वर्ग की सांत्वना बताया। यानी कि उन्होंने कहा कि भाई जो गरीब लोग हैं ना, परेशान लोग हैं, वो बस ये सोच लेते हैं कि उनके भाग्य में ऐसा ही लिखा है ना, और दुख सहने पर भविष्य मुक्ति मिलेगी। यानी कि कार्ल मार्क्स कहता है कि एक इंसान है ना, वो अपने दुखों को दूर करने के बजाय, मेहनत करने के बजाय, वो ये सोचता है कि भविष्य में कभी ना कभी तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा इस दुख से। इसलिए धर्म कभी कभी शोषण को छिपाने का साधन बन जाता है कि हे भगवान, मेरे तो किस्मत में ही लिखा है, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तो धर्म कभी कभार शोषण को छिपाने का साधन भी बन जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। उदाहरण, यदि गरीब मजदूर को यह समझा जाए कि गरीबी ईश्वर की इच्छा है, तो वह अन्याय के खिलाफ संघर्ष कम कर सकता है। सोचो, मान लो कोई मजदूर है, परेशान मजदूर, तो कह रहा है साहब पैसे नहीं मिल रहे टाइम पर, बहुत काम करता हूँ, 2 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली है। तो आप मान लो उसको सांत्वना दे दो, दिलासा दे दो कि यार तेरे भाग्य में तो पैसा लिखा ही नहीं है ना, तूने तो पाप किए होंगे कुछ ना कुछ। तो धर्म कभी कभार शोषण को छिपाने का साधन बन जाता है। वेबर का दृष्टिकोण देखिए। मैक्स वेबर ने धर्म को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन से जोड़ दिया। उन्होंने बताया कि धार्मिक विचार मनुष्य के व्यवहार, काम करने के ढंग और आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। कैसे दोस्तों? मैक्स वेबर ने कहा था, ईसाई धर्म के 2 संप्रदाय हैं, एक तो ध्यान रखना प्रोटेस्टेंट, एक कैथोलिक। तो उसमें एक संप्रदाय है प्रोटेस्टेंट। ईसाई धर्म ने मेहनत, बचत और अनुशासन को महत्व दिया। यानी कि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की जो किताबें हैं ना, उसमें ये लिखा गया आप मेहनत करो, सेविंग करो और डिसिप्लिन रखो, मतलब पैसा फालतू में मत उड़ाओ, जिससे पूंजीवाद के विकास में सहायता मिले। अब दोस्तों, अपने सालों पैसे बचाएं तो दोस्तों उद्योग धंधे लगा सकते हैं ना, उन पैसों से वापस से पैसा बना सकते हैं। तो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की किताबों में ऐसा लिखा, सेविंग करो, अनुशासन रखो, पैसे खर्च मत करो ज़्यादा, तो इससे आप भविष्य के अंदर व्यापार कर सकते हो, पूंजीवाद के विकास में सहायता देता है। धर्म भी तुलनात्मक दृष्टि देखिए। दुर्खिम धर्म को सामाजिक एकता से जोड़ते हैं कि जब त्यौहार होता है सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं समाज के। कार्ल मार्क्स धर्म को वर्ग, शोषण और विचारधारा से जोड़ता है, जबकि वेबर धर्म को सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक व्यवहार से जोड़ते हैं। भारतीय समाज में भी धर्म जाति, व्यवहार, त्यौहार, दान, सेवा, राजनीति और पहचान को प्रभावित करता है। धर्म आपके त्यौहार को प्रभावित करेगा, धर्म के अनुसार ही आपकी शादी ब्याह होगी, धर्म के अनुसार ही दान दोगे आप, जो भी धर्म में लिखा हुआ है। तो धर्म प्रभावित करता है अपनी लाइफ को। निष्कर्ष लिख दो, इस प्रकार धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, यह समाज की एकता, आर्थिक जीवन, सत्ता, संघर्ष और परिवर्तन से गहराई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, समाजशास्त्रीय दृष्टि से इसे अत्यंत उपयोगी माना जाता है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नरजातीयता से आप क्या समझते हैं? साधक पीठ के विचार को ध्यान में रखकर स्पष्ट करें। दोस्तों, इसका इंग्लिश मीनिंग है साधक पीठ का इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। आपको तो आंसर रटना है, यहाँ पर मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। नरजातीयता क्या होती है, साधक पीठ के विचार को ध्यान में रखकर स्पष्ट करें। नरजातीयता को समझो। सबसे पहले तो नरजातीयता का मतलब होता है किसी समूह की ऐसी सामूहिक पहचान जो भाषा, धर्म, क्षेत्र, वंश, संस्कृति, रीति रिवाज या इतिहास के आधार पर बनती है। जैसे भारत में तमिल, मराठी, नागा, गोंड, पंजाबी आदि समूह अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान रखते हैं, यानी कि जीवन जीने का तरीका अलग है ना। उत्सव, त्यौहार, मेले अलग होते हैं, रहन सहन अलग है, इनका जो पहनावा है वो अलग है, रीति रिवाज, मूल्य, विश्वास, श्रद्धा सब अलग है इन समूहों को। तो क्या कहते हैं? इसको नरजातीयता कहते हैं। साधक पीठ का विचार क्या है? इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थॉट। साधक पीठ के अनुसार नरजातीयता कोई हमेशा से स्थिर पहचान नहीं होती, बल्कि
इसे कई बार राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लाभ प्राप्त करने के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी नेता है, संगठन या समूह अपनी पहचान को ज़रूरत के अनुसार उभारते हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों, अगर मान लो किसी नेता को किसी जनजाति से वोट लेना है तो उनके मुद्दे वो बार बार उठाता है, उन लोगों को संगठित करता है। तो यही है साधक पीठ का विचार। राजनीति प्रयोग देखो, कई बार चुनावों में जाति, भाषा या क्षेत्रीय पहचान को वोट जुटाने के लिए आगे किया जाता है कि आप मुझे वोट दो, हमारी पार्टी को, हम आपकी जाति की समस्याओं को है ना सुलझाएंगे और आपकी जो भाषा है उसको पहचान दिलवाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, पहचान दिलाएंगे। उदाहरण के लिए कोई नेता हमारी भाषा खतरे में है, अगर ये कह दे आपके इलाके में आकर, या फिर कह दे आपसे कि हमारे क्षेत्र को अधिकार चाहिए, ऐसा कहकर लोगों को वो संगठित करता है। यही है दोस्तों साधक पीठ का विचार, ऐसा लिख देना आप। संसाधनों के लिए संघर्ष, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। नरजातीय पहचान का प्रयोग नौकरी, आरक्षण, भूमि, शिक्षा और सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी पाने के लिए भी होता है कि हमारी जनजाति खतरे में है, हमारी जनजाति को आप इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कोई समुदाय पिछड़ेपन के आधार पर विशेष सुविधा की मांग करता है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जितनी भी जनजाति है वो करती है और उनको आरक्षण भी प्राप्त है, काफ़ी सारी जनजातियों को, ठीक है। मुख्य विशेषता देखो, इस विचारधारा के अनुसार लोग अपनी नरजातीय पहचान को हमेशा समान रूप से नहीं जीते। जब लाभ पाने की बात आती है, सुरक्षा या सत्ता की जरूरत होती है, तब यह पहचान अधिक सक्रिय हो जाती है। यानी कि लोग फिर कहने लगते हैं हम तो नागा हैं, हम तो भील हैं, हम तो इस जनजाति के हैं, हमें ज़्यादा अधिकार चाहिए। तो यही है साधक पीठ का विचार। निष्कर्ष लिख दो, इस प्रकार नरजातीयता केवल सांस्कृतिक भावना नहीं है, बल्कि कई बार यह सत्ता, संसाधन और अधिकार प्राप्त करने का साधन भी बन जाती है नरजातीयता। साधक पीठ का विचार, यह इंस्ट्रूमेंटलिस्ट दृष्टिकोण हमें समझाता है कि नरजातीय पहचान को समाज और राजनीति में रणनीतिक रूप से यानी कि प्लानिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है नेताओं, संगठनों के, पार्टियों के द्वारा। आगे देखो, ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ इसलिए लिखा है। अंबेडकर के शब्दों में श्रेणीबद्ध असमानता, याद कर लो इसको, अंबेडकर ने जो श्रेणीबद्ध असमानता कही है, ग्रेडेड इनइक्वलिटी, इसका मतलब क्या है? भूमिका लिखो सबसे पहले तो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय जाति व्यवस्था की आलोचना करते हुए श्रेणीबद्ध असमानता की बातें कही हैं। उनके अनुसार भारतीय समाज में असमानता केवल दो वर्गों, शोषक और शोषित तक सीमित नहीं है। शोषक कौन होता है? जो कि परेशान, तंग करता है ना, संसाधनों का दोहन करता है। और शोषित कौन? जो झेलता रहता है, परेशान होता रहता है। बल्कि अंबेडकर बताते हैं कि भाई कई स्तरों पर ये शोषण का स्वरूप है, वो बटा हुआ रहता है। प्रत्येक जाति अपने से नीचे वाली जाति को हीन समझती है। जैसे कि ऊंची जाति हैं, वो अपने से नीचे आने वाली जाति को हीन समझेगी, है ना, इग्नोर करेगी, अपने साथ में बैठाकर खाना नहीं खिलाएगी, अपने रीति रिवाजों में शामिल नहीं करेगी, अपने से ऊपर आने वाली जाति को श्रेष्ठ मानती है। देखो निचली जातियाँ भी हैं, वो ऊपर की जो जाति रहती है उनको क्या मानती है? बेस्ट है कि हम तो निचली जाति के, आप हमारे ऊंची जाति से हो। यह श्रेणीबद्ध असमानता, ध्यान रखना। तो श्रेणीबद्ध असमानता का मतलब और अच्छे समझ लो। अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह होती है जिसमें प्रत्येक जाति का एक निश्चित स्थान होता है। ब्राह्मण सबसे ऊपर माने गए, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रमशः नीचे रखे गए। और तथाकथित सो कॉल्ड अस्पृश्य शब्द अस्पृश्य यानी कि ऐसी जातियाँ जो कि अस्पृश्य मानी जाती थी, सबसे निचले स्तर पे थे। इस व्यवस्था में हर जाति कुछ अधिकार प्राप्त करती है, लेकिन उससे नीचे की जातियों पर प्रभुत्व, दबदबा भी रखना चाहते हैं। जैसे कि ऊंची जाति हैं, वो हमेशा से ये चाहते हैं कि समाज में जाति व्यवस्था बनी रहे, ताकि उनके पास में संसाधन आते रहें, उनको विशेष सुविधाएं मिलती रहें और वो दूसरी जातियों को नीचा दिखाती रहें। यही है दोस्तों श्रेणीबद्ध असमानता। इसकी प्रमुख विशेषता देखो, असमानता के अनेक स्तर होते हैं। केवल अमीर गरीब का अंतर नहीं, बल्कि जातियों का कर्मिक विभाजन भी होता है। जातियाँ हैं वो खुद कुछ जातियाँ अपने आप को श्रेष्ठ दिखाती हैं दूसरी जातियों से। सामाजिक दूरी दोस्तों, विभिन्न जातियों के बीच भोजन, शादी ब्याह और सामाजिक संबंधों पर प्रतिबंध होता है। यानी कि एक मान लो ऊंचे कास्ट का एक लड़का है और निचली जाति की एक लड़की है, दोनों में दोस्तों शादी होना बहुत मुश्किल हो जाता है काफ़ी बार। एकता का अभाव, प्रत्येक जाति अपने इंटरेस्ट की, हितों की बात करती है कि हमारी जाति सबसे बेस्ट है ना, हमें अधिकार चाहिए, वो चाहिए। इसलिए व्यापक सामाजिक एकता विकसित नहीं हो पाती। समाज में एकता क्यों नहीं बन पाती? काफ़ी बार जाति व्यवस्था इसमें रुकावट पैदा करती है। यही कह रहे हैं भीमराव अंबेडकर। शोषण का स्थायी स्वरूप, ऊंची जातियाँ विशेषाधिकार प्राप्त करती है, जबकि निचली जातियाँ वंचित रह जाती है, उनको अवसर नहीं मिल पाते हैं, वो पिछड़ जाती हैं निचली जातियाँ। अब देखो रियल लाइफ का एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। मान लो किसी गाँव में 4 जातियाँ, सबसे ऊँची जाति स्वयं को श्रेष्ठ मानती है, बेस्ट मानती है। दूसरी जाति पहले से नीची है, लेकिन तीसरी को अपने से नीचे समझती है।
और तीसरी जाति चौथी जाति को हीन मानती है। तो एक जाति क्या चाहती है कि मेरे से नीचे आने वाली जाति वो कभी आगे ना बढ़े और मेरे से ऊपर जो जाति है मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो तीसरी जाति चौथी जाति को हीन मानती है। इस प्रकार हर स्तर पर भेदभाव मौजूद रहता है। अंबेडकर के अनुसार यही कारण था कि जाति व्यवस्था के विरुद्ध व्यापक सामाजिक आंदोलन विकसित होने में कठिनाई हुई थी। आगे देखें अंबेडकर की आलोचना। तो अंबेडकर ने कहा कि भाई श्रेणीबद्ध असमानता, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के खिलाफ है जाति व्यवस्था, और यह व्यवस्था सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के विकास में बाधक है दोस्तों, क्योंकि सारे लोग एकजुट नहीं हो पाएंगे। हर जाति का व्यक्ति चाहेगा कि मेरी जाति के लोगों का भला हो जाए, ठीक है, भाड़ में जाए दूसरी जातियाँ। जाति व्यवस्था व्यक्ति की योग्यता के बजाय जन्म को महत्व देती है। निष्कर्ष लिख दो अब। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार श्रेणीबद्ध असमानता भारतीय जाति व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें प्रत्येक स्तर पर भेदभाव मौजूद रहता है। एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए हमें समानता, सामाजिक सम्मान और मानवीय गरिमा को बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखेंगे वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया वनों में रहने वाले आदिवासियों किस प्रकार प्रभावित करती है। वैश्वीकरण क्या होता है दोस्तों कि जब पूरी दुनिया एक गांव बन गई है, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी आ गई है और दूसरे देशों की संस्कृतियां फैल रही हैं, हम व्यापार कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ में, ये वैश्वीकरण है। उदारीकरण का मतलब होता है नियमों में ढील देना, नियमों में ढील देना। तो इनकी वजह से आदिवासी का जीवन कैसे प्रभावित हुआ वो देखेंगे। तो वैश्वीकरण और उदारीकरण ने दुनिया को आर्थिक रूप से जोड़ने का काम किया, यानी कि जैसे कि भारत में दूसरे देशों की कंपनियां यहाँ पे स्थापित हो गई हैं, काम कर रही हैं। भारत ने 1991 के बाद इन प्रक्रियाओं ने विकास को गति दी। देखो 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था बंद प्रकार की थी, यानी कि बाहर की कंपनियां निवेश नहीं कर सकती थी, यहाँ पे वो स्थापित भी नहीं हो सकती थी, काफ़ी मुश्किल होता था ज़मीन खरीदना, उत्पादन करना। लेकिन 1991 के बाद में दोस्तों भारत सरकार वैश्वीकरण और उदारीकरण लेके आई और विकास को बढ़ावा दिया गया। लेकिन इसका प्रभाव वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में पड़ा है। आदिवासी समुदायों का जीवन जंगल, जल और ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इन प्रक्रियाओं का उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण में क्या होता है, कंपनियाँ स्थापित होती है, जैसे कि खनन की कंपनी है, मान लो तांबा निकालने वाली कोई कंपनी है, तो दोस्तों जंगल में रहने वाली जनजातियों को वहाँ से हटाया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनकी सभ्यता संस्कृति नष्ट होने का खतरा रहता है। वनों और भूमि पर बढ़ता दबाव। वैश्वीकरण के कारण खनन यानी कि माइनिंग हो रही है ना, जैसे कि लोहा, कोयला और तांबा ये सब निकाला जा रहा है। औद्योगिक परियोजनाएं, उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं। परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट। बांधों का निर्माण हो रहा है, सड़क निर्माण का विस्तार हुआ है। इसके लिए बड़े पैमाने पर जंगल भूमि का उपयोग किया गया। काफ़ी सारे पेड़ पौधे काट दिए गए, पहाड़ भी काट दिए गए। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में लौह एस्क तथा कोयला खनन परियोजना के कारण अनेक आदिवासी परिवार हैं अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। विस्थापन और आजीविका का संकट। वनों के कटाव और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण आदिवासियों को अपने पारंपरिक निवास स्थान छोड़ने पड़े। तो पहला तो कृषि और वन उत्पादों पर निर्भरता इनकी कम हुई, यानी कि पहले तो जनजातियाँ जंगल में रहती थी, वहाँ से फल फ्रूट, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, है ना, ये सब लेके आ जाती थी। लेकिन अब वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ स्थापित हो चुकी, क्योंकि उदारीकरण और वैश्वीकरण आ गया ना। रोजगार और आय के पारंपरिक स्रोत प्रभावित हुए। उदाहरण देखिए नर्मदा घाटी परियोजना से। दोस्तों नर्मदा नदी पर काफ़ी सारे बांध बन रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को कहते हैं नर्मदा घाटी प्रोजेक्ट से कई आदिवासी परिवारों और पुनःवास की समस्या का सामना करना पड़ा है, यानी कि कुछ आदिवासियों को उन्हीं की ज़मीन से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और अच्छे से शिफ्ट नहीं हुआ है। आगे है संस्कृति और पहचान पे प्रभाव। आदिवासी समाज की अपनी भाषा, परंपरा और जीवन जीने का तरीका होता है। आदिवासी समाज का बाजारवादी संस्कृति के विस्तार से इनकी सांस्कृतिक पहचान पर दबाव बढ़ रहा है। उदाहरण देखिए कई क्षेत्रों में युवा पीढ़ी पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और जनजातीय भाषाओं से दूर होते जा रहे हैं। पहले जंगल में रहते थे लेकिन अब शहर में आ गए, तो शहर में रीति रिवाज कितना अपनाते हैं आप खुद जानते हैं, है ना। नए अवसर और आर्थिक परिवर्तन भी आए। ऐसा नहीं है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण से नुकसान हुआ है। पॉजिटिव बातें अपन देखेंगे। वैश्वीकरण ने कुछ सकारात्मक अवसर भी प्रदान किए। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ी है। आगे देखिए संचार और तकनीक का विस्तार हुआ। हस्तशिल्प, लाख, शहद और बांस उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिला है, ठीक है। उदाहरण देखिए पूर्वोत्तर भारत के अनेक आदिवासी उत्पाद जैसे कि दोस्तों बांस के खिलौने अब लोग बेच रहे हैं, है ना, एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी मिला है। उदाहरण देखिए पूर्वोत्तर भारत के अनेक आदिवासी उत्पाद अब ऑनलाइन बाज़ारों में फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे भी बेचे जा रहे हैं, जैसे कि
बैम्बू चटाई वगैरह। अधिकारों के लिए संघर्ष देखिए, इन चुनौतियों के बीच आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों के लिए संगठित हुए। वन अधिकार अधिनियम 2006 में बना था। अधिनियम क्या होता है? एक विशेष प्रकार का कानून होता है। इसने वन भूमि पर पारंपरिक अधिकारों को मान्यता दी। अनेक सामाजिक आंदोलनों ने जल, जंगल और ज़मीन की सुरक्षा की मांग उठाई, जैसे कि चिपको आंदोलन है ना। ऐसे ही केरल में साइलेंट वैली आंदोलन हुआ है। राजस्थान में बिश्नोई आंदोलन हुआ है। जिसका देखेंगे, वैश्वीकरण और उदारीकरण ने आदिवासियों के लिए विकास के लिए नए अवसर खोले, लेकिन साथ ही विस्थापन यानी कि लोगों को हटाया जा रहा है अपनी जगह से। सांस्कृतिक क्षरण यानी कि उनकी संस्कृति खतरे में है। आदिवासियों की और आजीविका संकट यानी कि उनका जो जीवन यापन पहले जंगल से होता था अब नहीं हो रहा। तो ये समस्या लिख देना। इसलिए विकास और आदिवासी अधिकारों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, ताकि आर्थिक प्रगति के साथ साथ उनकी संस्कृति, पहचान और जीवन संसाधनों की भी रक्षा हो सके। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब बताइए, और भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख चुनौतियाँ भी बता दीजिए। राष्ट्रीय एकीकरण यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है? राष्ट्रीय एकीकरण और चुनौतियाँ देखेंगे। राष्ट्रीय एकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न धर्म, भाषाएं, जातियाँ और संस्कृतियाँ और क्षेत्रीय समूह एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर रहते हैं। इसे कहते हैं राष्ट्रीय एकीकरण। एक प्रोसेस है। इसका मतलब केवल राजनीतिक एकता नहीं बल्कि भावनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता भी है। भारत जैसी विविधता वाले देश में राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्र की शक्ति और स्थिरता का आधार है। और देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो एक ही बात मैं 2-4 बार समझा देता हूँ आपको। राष्ट्रीय एकीकरण का क्या मतलब है? राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब है नागरिकों में यानी कि देश में रहने वाले लोगों में राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रभक्ति, समानता और पारस्परिक सहयोग की भावनाएं विकसित करना है। उदाहरण के लिए देखिए, भारत में विभिन्न भाषाएं, धर्म और संस्कृतियाँ होने के बावजूद लोग स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय संकट के समय एकजुट दिखाई देते हैं ना। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे देश ने मिलकर सहयोग किया, जो राष्ट्रीय एकता का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। क्षेत्रवाद की चुनौती है, जब लोग राष्ट्र से अधिक अपने इलाके को महत्व देने लगते हैं कि हमारे गांव, हमारा तहसील, हमारा ज़िला, तो राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, अलग राज्य या क्षेत्रीय पहचान की मांग कई बार सामाजिक तनाव उत्पन्न कर देती है। जैसे कि असम के अंदर दोस्तों जो बोडो जनजाति है, BODO, बोडो जनजाति, वो बोडोलैंड की मांग कर रहे कि असम में हमें अलग इलाका दे दिया जाए, बोडोलैंड। तो ये क्षेत्रीय पहचान कभी कभार टेंशन दे देती है सरकारों को। जातिवाद की चुनौती है, जाति आधारित भेदभाव और संघर्ष राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं। जब लोग जाति के नाम पे लड़ते रहेंगे तो देश में एकता कैसे स्थापित होगी, आप खुद सोचो। उदाहरण देखिए, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में जातीय तनाव समाज को विभाजित कर देता, बांट देता है। आगे देखो, सांप्रदायिकता की चुनौती यानी कि लोग धर्मों के नाम पे लड़ते रहते हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव और संघर्ष राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बड़ी बाधा है। उदाहरण देखें, सांप्रदायिक दंगों से, जैसे कि हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे हो गए, तो इससे सामाजिक सद्भावना जो है और राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। भाषावाद और सांस्कृतिक भिन्नताएं देख ले। इस हेडिंग में क्या लिखेंगे? भारत में अनेक भाषाएं और संस्कृतियाँ, यदि भाषाई श्रेष्ठता की भावना बढ़े यानी कि हमारी लैंग्वेज सबसे अच्छी है, तो एकता को नुकसान पहुंच सकता है। उदाहरण देखिए, भाषा संबंधी विवाद कई बार क्षेत्रीय असंतोष को जन्म दे देता है। तो कुछ इलाकों के लोगों को लगता है कि हमारी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं किया जा रहा, तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। आर्थिक असमानता देखो, गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय विकास में असमानता भी राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, विकसित और पिछड़ी क्षेत्रों के बीच बढ़ती खाई असंतोष पैदा कर सकती है। निष्कर्ष लिख दो। भारत की शक्ति उसकी विविधता में एकता में निहित है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियों का समाधान शिक्षा, समान अवसर, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के पालन से किया जाएगा। राष्ट्रीय एकीकरण तभी मजबूत होगा जब प्रत्येक नागरिक स्वयं को पहले भारतीय और फिर किसी अन्य पहचान से जोड़ेगा। ठीक है, भारत तब मजबूत होगा। आगे देखो दोस्तों, ये सवाल आ चुका है, PYQ से उठाया। भारत में राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को बताइए। राष्ट्र निर्माण के प्रयास, राष्ट्र निर्माण के प्रयास, भूमिका लिखो। भारत एक बहुभाषी यानी कि बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हैं लोग यहाँ पे, अलग अलग धर्म, बहुधार्मिक है, बहुजातीय है और बहुसांस्कृतिक यानी कि अनेक संस्कृति यहाँ पे। तमिल संस्कृति है ना, बंगाली संस्कृति है, मराठी संस्कृति है। तो ये सब देश में उपस्थित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण की थी। राष्ट्र निर्माण का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करना था, जबकि बल्कि लोगों में राष्ट्रीय चेतना, समानता और लोकतंत्र और विकास की भावना उत्पन्न करना था। इसमें पहला हेडिंग लिखेंगे, संविधान और लोकतंत्र की स्थापना। स्वतंत्र भारत ने दोस्तों संविधान को राष्ट्र निर्माण का आधार बना दिया।
संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व भाईचारा प्रदान किया। उदाहरण देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि 18 साल से अगर आप ऊपर है तो वोट डाल सकते, भले ही किसी जाति, किसी नस्ल के हो, किसी भी धर्म के हो। तो इसके कारण हर नागरिक को मतदान, वोट देने का राइट मिल गया। राष्ट्रीयकरण प्रयास देख लो, स्वतंत्रता के समय भारत में 500 से अधिक रियासतें थी, जैसे कि आमेर की रियासत हो गई, है ना, मारवाड़ रियासत हो गई, भोपाल हो गया। इनका भारतीय संघ में मिलना, विलय होना राष्ट्रीय एकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। उदाहरण देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेलों के प्रयास के बावजूद हैदराबाद, जूनागढ़ और अन्य रियासतों का एकीकरण हुआ भारत में मिल गई है। विविधता में एकता को बढ़ावा देना, भारत ने भाषा, धर्म और संस्कृति की विविधता को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। उदाहरण देख लीजिए, विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां होने के बावजूद सभी भारतीय स्वयं को एक राष्ट्र का एक नागरिक मानते हैं। आगे देखो, शिक्षा और सामाजिक सुधार, शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन माना जाता है। साक्षरता, यानी कि पढ़े लिखे लोग कितने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि हम हर घटना को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने लग जाते हैं। और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया गया। उदाहरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान और नई शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये राष्ट्र निर्माण के प्रयास है। आर्थिक विकास और नियोजन देख ले, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, राष्ट्र निर्माण के लिए दोस्तों आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा जरूरी है। पंचवर्षीय योजना जो कि 5 साल के लिए बनती थी। औद्योगिकरण और हरित क्रांति के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। उदाहरण देखिए, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। इससे पहले अमेरिका से मांगते थे गेहूं वगैरह। लोकतांत्रिक संस्थाओं का मजबूतीकरण हुआ। पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें मैंने आपको बताया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ था। इसके आधार पर ही त्रिस्तरीय संरचना बनी। गाँव के लिए क्या बना, पंचायत बनी, ग्राम पंचायत, और तहसील के लेवल पे पंचायत समिति बन गई, और जिला स्तर पे जिला परिषद बनी थी। ये कहलाता पंचायती राज। न्यायपालिका, संसद और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को मजबूत किया गया। आगे देखिए, उदाहरण ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हुई, यानी कि लोग पार्टिसिपेट करते, सरकार को सुझाव देते हैं कि आप इस तरह से कानून नीतियाँ बनाइए। इसका देख लो, भारत में राष्ट्र निर्माण केवल एक सतत प्रक्रिया, लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर और लंबी चलने वाली प्रक्रिया। संविधान, लोकतंत्र, शिक्षा और आर्थिक विकास और राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयासों ने भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया। विविधता में एकता भारत के राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है, जो आज भी देश को प्रगति और स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ा रही है। अगला सवाल, संयुक्त परिवार की अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी प्रकृति को बता दो। और परिवार में संयुक्तता यानी कि जॉइंटनेस का निर्माण कैसे होता है वो सब भी बता दो। तो बता दूंगा, चिंता मत करो, सब बताऊँगा। तसल्ली रखो, थोड़ा सा इत्मीनान रखो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, और उससे भी ज़्यादा अपने ऊपर रखो कि मैं याद कर लूँगा या कर लूँगी। जो भी होगा देखा जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। भूमिका देखो, भारतीय समाज में संयुक्त परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था रही है, यानी कि इसमें बहुत सारे लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। इसमें कई पीढ़ियाँ एक साथ रहकर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन साझा करती हैं। यह केवल रहने की व्यवस्था नहीं है संयुक्त परिवार, बल्कि सहयोग, उत्तरदायित्व और सामूहिकता यानी कि समूह में रहने पर आधारित एक जीवन जीने का तरीका होता है संयुक्त परिवार। इसमें क्या क्या हेडिंग लिखनी है, संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट लिखना, अवधारणा। संयुक्त परिवार वह परिवार है जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन और उनके बच्चे एक ही परिवार के सदस्य के रूप में रहते हैं। वह सामान्यतः एक रसोई, साझा संपत्ति यानी कि शेयर्ड प्रॉपर्टी और सामूहिक उत्तरदायित्व रखते हैं। सब मिलजुल कर काम करते हैं घर में। उदाहरण देखिए, राजस्थान के गांव वाले इलाकों में आज भी कई परिवार कृषि भूमि, आय और घरेलू कामों को साझा करते हुए संयुक्त परिवार में रहते हैं। संयुक्त परिवार की प्रकृति देख लो अब। पहला है सामूहिक निवास, अनेक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। दूसरा, साझा संपत्ति, भूमि, घर और संसाधनों पर सभी लोगों का हक होता है, परिवार के लोगों का सामूहिक अधिकार कहते हैं। श्रम विभाजन, प्रत्येक सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है। पारस्परिक सहयोग, संकट और उत्सव दोनों में सभी सदस्य साथ रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों सांस्कृतिक निरंतरता बनी रहती है। परंपराएं, रीति रिवाज और मूल्य एक दूसरे पीढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। उदाहरण देखिए, परिवार में विवाह, जन्म या धार्मिक अनुष्ठान सामूहिक रूप से संपन्न किया जाता है। सब लोग मिलकर के त्यौहार, उत्सव, मेले बनाते हैं। परिवार में संयुक्तता का निर्माण देखिए, संयुक्तता केवल साथ रहने से नहीं बनती बल्कि कुछ महत्वपूर्ण तत्वों से विकसित होती है। पहला देखिए, आर्थिक संयुक्तता, परिवार की इनकम, संपत्ति और खर्च साझा होते हैं। सामान्य रसोई देखो, एक ही रसोई में भोजन बनाना और साथ भोजन करना एकता को मजबूत करता है। आगे देखो, भावनात्मक संबंध,
प्रेम, सम्मान, त्याग और पारस्परिक विश्वास संयुक्तता का आधार होता है। जैसे चाचा चाची रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, प्रेम होना चाहिए, तभी संयुक्त परिवार अच्छा बनता है। सामाजिक और धार्मिक सहभागिता का मतलब पार्टिसिपेट करना, शामिल हो जाना। त्यौहार, पूजा और पारिवारिक समारोह सभी लोगों को जोड़ देते हैं। आगे देखिए, पारिवारिक नेतृत्व है। परिवार का मुखिया निर्णय में मार्गदर्शन देता है और सामंजस्य से तालमेल बनाए रखता है। आगे देखिए उदाहरण, यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो अन्य सदस्य उसकी देखभाल और आर्थिक सहायता करते हैं। इसके लिए संयुक्त परिवार का महत्व बढ़ रहा है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। संयुक्त परिवार बच्चों के समाजीकरण में सहायक होता है, यानी कि दादा दादी के पास में पोता खेलेगा तो काफ़ी कुछ सीखने वाला, उसे कहता है समाजीकरण। बुजुर्गों को सम्मान मिलता है, संरक्षण मिलता है। संयुक्त परिवारों में आर्थिक जोखिमों को कम करता है। यानी कि दोस्तों, अगर आप कर्जे में डूब गए तो आपके भाई मदद कर देगा, चाचा चाची मदद कर देंगे। निष्कर्ष देख लो, संयुक्त परिवार भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। इसकी आधारशिला संयुक्तता, सहयोग और साझा उत्तरदायित्व है और भावनात्मक एकता पर टिकी है। आधुनिकता के प्रभाव से परिवारों का स्वरूप बदल रहा है, फिर भी संयुक्त परिवार के मूल्य, सहयोग, सुरक्षा और सामूहिकता आज भी भारतीय समाज में अत्यंत प्रासंगिक है। चलो दोस्तों, एक नया सवाल सिखाता हूँ आपको, नया कॉन्सेप्ट, उपाश्रित के विचार, आइडिया ऑफ सबाल्टन। दोस्तों, कौन होते हैं सबाल्टन? सबाल्टन होते हैं समाज में जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जो वंचित समूह के लोग हैं, है ना, जो दलित लोग हैं, उन्हीं को कहते हैं उपाश्रित या सबाल्टन। तो उपाश्रित के विचार के संबंध में रणजीत गुहा का नज़रिया बताइए। दोस्तों, ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि सबाल्टन से आप क्या समझते हैं। तो कौन होते हैं, बताया ना आपको, वंचित समूह, दलित लोग जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। तो रणजीत गुहा जी क्या नज़रिया बताते हैं, क्या उनकी सोच है। तो सबसे पहले तो देखिए, भारतीय इतिहास लेखन में रणजीत गुहा का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने इतिहास को केवल राजाओं, अभिजात वर्ग, यानी कि सिर्फ अमीरों की बात नहीं की। अभिजात का मतलब होता अमीर वर्ग, और नेताओं के दृष्टिकोण से देखने का विरोध किया, क्योंकि इतिहास में हम राजाओं के युद्धों के बारे में, अभियानों के बारे में पढ़ते हैं सिर्फ, है ना। उनके अनुसार इतिहास में उन लोगों की आवाज़ भी शामिल होनी चाहिए जो समाज में हाशिए पर रह रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, ठीक है। इन्हें उन्होंने उपाश्रित या सबाल्टन कहा, जो हाशिए पर रह रहे हैं, यानी कि समाज में सबसे निचले स्तर पर रहने वाले लोग हैं। उपाश्रित का मतलब क्या होता है? सबाल्टन कहते हैं इसको, सबाल्टन। रणजीत गुहा के अनुसार उपाश्रित या सबाल्टन वे लोग हैं जो सत्ता, संसाधनों और निर्णय प्रक्रिया से बाहर हैं। समाज में अगर कोई डिसीजन होता है तो उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। जैसे किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, महिलाएं और निम्न वर्ग के लोग, ये समूह समाज में मौजूद तो हैं, लेकिन उनके अनुभव और संघर्ष इतिहास की मुख्य धारा में दिखाई नहीं देते। इतिहास की किताबों में हम पढ़ते नहीं इनके बारे में ज़्यादा। तो रणजीत गुहा का नज़रिया देखिए। रणजीत गुहा का मानना था कि भारतीय इतिहास को लंबे समय तक औपनिवेशिक इतिहासकारों और राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने लिखा। दोनों ने आम जनता की भूमिका को कम महत्व दिया है, यानी कि कम बताए इन लोगों के बारे में। औपनिवेशिक इतिहासकारों ने, यानी कि जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज इतिहासकार, उन्होंने भारतीय जनता को निष्क्रिय बताया कि उनके अंदर कोई राष्ट्रीय चेतना या फिर ऐतिहासिक चेतना नहीं थी। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने केवल बड़े नेताओं और अभिजात वर्ग पर ध्यान दिया। गुहा ने कहा कि आम जनता का अपना स्वतंत्र राजनीतिक और सामाजिक चेतना क्षेत्र होता है, जिसे समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो भी तो सोचते हैं कुछ ना कुछ समाज में क्या हो रहा है, उनकी सोच भी इतिहास में दिखाई जानी चाहिए। किसान आंदोलनों का महत्व है। रणजीत गुहा ने विशेष रूप से किसान विद्रोह का अध्ययन किया। उनके अनुसार किसान केवल नेताओं के कहने पर आंदोलन नहीं करते थे, बल्कि उनके अपने इंटरेस्ट होते थे, विचार होते थे, संघर्ष होते थे। उदाहरण के लिए देखो, 1855 का संथाल जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह या संघर्ष, भील आंदोलन। भील है दोस्तों राजस्थान की एक जनजाति है। और तेलंगाना किसान आंदोलन केवल आर्थिक संघर्ष नहीं थे, बल्कि सम्मान और अधिकार की लड़ाई भी थे। अब रियल लाइफ का एग्जांपल देखो, आज भी जब आदिवासी समुदाय अपनी भूमि और जंगलों की रक्षा के लिए आंदोलन करते हैं, तो यह उपाश्रित या सबाल्टन चेतना का उदाहरण माना जा सकता है। उनकी आवाज़ को समझना और इतिहास में स्थान देना रणजीत गुहा के विचारों का मूल उद्देश्य था। मैं तो देखो भाई, इतिहास को अधिक लोकतांत्रिक बनाना, यानी कि इतिहास के अंदर राजाओं, सामंतों, है ना, कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग, इनके साथ साथ आप गरीब लोगों की बात करो, है ना, हाशिए के लोगों को पहचान दिलाता है।
रणजीत गुहा जी का विचार या नज़रिया समाज के वास्तविक संघर्षों को सामने लाता है। इतिहास को केवल शासकों का नहीं बल्कि जनता का इतिहास बनाता है। इसका देखो, रणजीत गुहा का उपाश्रित सिद्धांत भारतीय इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेके आए। उन्होंने बताया कि इतिहास केवल राजाओं और नेताओं की कहानी नहीं बल्कि किसानों, मजदूरों और आदिवासियों, दलितों और अन्य उपेक्षित वर्गों जिनको अपने इग्नोर किया है समय के साथ में, उनके संघर्षों की कहानी है। इसलिए उपाश्रित अध्ययन इतिहास को अधिक व्यापक, मानवीय और यथार्थवादी बताते हैं। यथार्थवादी मतलब वास्तविक बनाता है। आगे देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। ईसाई धर्म विचारक, जिसको अपन मिशनरी कहते हैं, जो कि मतलब किसी इलाके में जाते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करके आते हैं, तो ये नज़रिया क्या है? ईसाई धर्म विचारक परिप्रेक्ष्य क्या है? क्या उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र में योगदान दिया? ये बताता हूँ। ईसाई धर्म विचारक अथवा मिशनरी परिप्रेक्ष्य, देखो परिप्रेक्ष्य का मतलब दृष्टिकोण अथवा नज़रिया। परिचय देखो, ईसाई मिशनरी परिप्रेक्ष्य का मतलब है भारतीय समाज को ईसाई प्रचारकों, पादरियों, पादरी मतलब जो पोप होता है, यानी कि चर्च का जो धार्मिक गुरु होता है, ठीक है, और विद्वानों की दृष्टि से समझना। वे भारत में धर्म प्रचार के साथ साथ समाज, जाति, जनजाति, भाषा, रीति रिवाज और शिक्षा का अध्ययन भी करते थे। भारतीय समाज को समझने का नज़रिया। मिशनरियों ने जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे उनको मिशनरी कहते हैं। मिशनरियों ने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता या छुआछूत या स्त्री की स्थिति, बाल विवाह और शिक्षा की कमी जैसी समस्याओं को देखा। उनका उद्देश्य केवल अध्ययन करना नहीं था बल्कि समाज में सुधार करना और धर्म प्रचार भी था। उदाहरण के लिए देखिए, कई मिशनरियों ने निम्न जातियों और आदिवासी समुदायों के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कर दी। शिक्षा और सामाजिक सुधार में योगदान देखिए मिशनरियों का। मिशनरियों ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और छापे खाने यानी कि प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ से पत्र पत्रिकाएँ छपती थीं, स्थापित किए। इससे आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी भाषा और नए सामाजिक विचारों का प्रसार हुआ। अब देखो एक और उदाहरण, आज भी कई मिशनरी स्कूल और अस्पताल गांव के तथा आदिवासी क्षेत्रों में सेवा देते हैं। ज्ञान संग्रह और समाजशास्त्री योगदान देखो, मिशनरियों ने भारतीय भाषाओं के व्याकरण, शब्दकोश और लोक कथाओं, जो कि गांव देहात में कहानियाँ चलती है ना, लोक कथाएँ, रीति रिवाजों और जनजातीय जीवन का दस्तावेजीकरण किया, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन किया, है ना, कागज़ों में लिखी बातें। इससे आगे चलकर भारतीय समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को सामग्री मिली। उदाहरण के लिए आदिवासी समाजों पर लिखे गए डिटेल से उनकी परिवार, विवाह, धर्म और आर्थिक जीवन को समझने में मदद मिली। अब इसकी जो सीमाएं हैं या कमियां देख लो, किसकी? मिशनरी परिप्रेक्ष्य की। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं था, यानी कि भेदभाव जरूर होता था। कई बार भारतीय समाज को पिछड़ा बताकर ईसाई धर्म और पश्चिमी संस्कृति को बेस्ट दिखाया गया मिशनरी परिप्रेक्ष्य में, इसलिए इसमें औपनिवेशिक और धर्म प्रचारवादी पक्षपात भी था। जिसका देख लो, ईसाई मिशनरियों ने भारतीय समाजशास्त्र को शिक्षा, भाषा अध्ययन और जनजाति विवरण और सामाजिक सुधार के रूप में योगदान दिया, लेकिन उनके अध्ययन को आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें सुधारवादी भावना के साथ साथ मिशनरी उद्देश्य भी जुड़े थे, यानी कि मिशनरी है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को बहुत ज़ोरों शोरों से करते भी थे। आगे देखिए, परिवार की अवधारणा, इसका काम और विशेषता बताओ। एक ही सवाल में कितने सवाल डाल दिए, इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा करें। आ चुका है दोस्तों, ये सवाल आ चुका है। परिवार की अवधारणा मतलब परिवार से आप क्या समझते हैं, परिवार के क्या काम है, इसकी विशेषता। तो भूमिका लिखो, परिवार समाज की सबसे प्राचीन सार्वभौमिक, यानी कि दुनिया में हर जगह पर फैमिली या परिवार पाया जाता है और महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है परिवार। व्यक्ति का पहला सामाजिक अनुभव परिवार से शुरू होता है, यानी कि कैसे खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, यहीं से वह भाषा, संस्कृति, मूल्य, अनुशासन और सामाजिक व्यवहार सीखता है। इसलिए परिवार को समाज की आधारभूत इकाई कहा जा सकता है। परिवार की आधार अवधारणा देखो, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह या ब्लड रिलेशन या दत्तक संबंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो एक दूसरे के प्रति अधिकार एवं कर्तव्य का जिम्मेदारी पूर्वक निभाते हैं। उदाहरण देखिए, माता पिता, बच्चे, दादा दादी और अन्य रिश्तेदार मिलकर परिवार बनाते हैं। परिवार के मुख्य कार्य देखो, जैविक कार्य। परिवार मानव प्रजाति की निरंतरता बनाए रखता है तथा बच्चों के जन्म और पालन पोषण का आधार प्रदान करता है। सामाजिकरण का कार्य, बच्चा परिवार में ही भाषा, संस्कार, नैतिकता, यानी कि क्या अच्छा है क्या गलत, वो सीखता है और सामाजिक नियम भी सीखता है परिवार में रहते हुए। इसी प्रोसेस को कहते हैं सामाजिकरण या सोशलाइजेशन। उदाहरण देखिए, बच्चों को बड़ों का सम्मान करना कौन सिखाता है? परिवार। ये क्या है? सामाजिकरण प्रक्रिया है। तीसरा देखिए, भावनात्मक सुरक्षा। परिवार में हमें प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, सहयोग और मानसिक सुरक्षा मिलती है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है, मेंटली सपोर्ट मिलता है। आर्थिक कार्य, जब भी दोस्तों हमें पैसे की जरूरत पड़ती है पापा या मम्मी देते हैं। परिवार अपने सदस्य की भोजन,
कपड़े, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता को पूर्ति करता है। 5वां सांस्कृतिक हस्तांतरण। परिवार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज पहुँचाता है। परिवार की विशेषता देख लो, स्थायी सामाजिक संस्थाएं भावनात्मक संबंधों पर आधारित है। समाजीकरण का प्रथम केंद्र है, यानी कि हम यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हैं, है ना। अधिकार एवं कर्तव्य की व्यवस्था है। सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण होता है, यानी कि परिवार के अंदर रह करके हम रीति रिवाज निभाते हैं, मूल्यों को सीखते हैं। सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है, यानी कि दोस्तों अगर हम गलत काम करेंगे परिवार के अंदर रह करके तो दोस्तों सब लोग तो बुराई करेंगे ना, अच्छा ही करेंगे तो पुरस्कार दिया जाएगा, तो वो कंट्रोल करता है परिवार। परिवार के विभिन्न प्रकार देख लो। पहला है एकल परिवार, तो जिसके अंदर पति पत्नी और अविवाहित बच्चों से मिलकर बना परिवार। उदाहरण देखिए, महानगर जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़ है, कोलकाता, यहाँ पर रहने वाले अधिकांश परिवार कैसे हैं? न्यूक्लियर फैमिली है, एकल परिवार हैं। संयुक्त परिवार देखो, ये तो आप लिख सकते हो, एक ही छत के नीचे कई पीढ़ियों का साथ रहना, जैसे कि चाचा चाची, भाई भाभी, दादा दादी आदि। उदाहरण गाँव के जो परिवार हैं वो संयुक्त परिवार ही हैं लगभग। थर्ड है पितृसत्तात्मक परिवार, जिसमें पिता या पुरुष सदस्य का दबदबा होता है। फिर चौथा है मातृसत्तात्मक परिवार, ऐसा परिवार जिसमें महिला है वही निर्णय लेती है, जैसे कि मेघालय की खासी जनजाति में मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं, वहाँ पर महिला की ज़्यादा चलती है। पांचवा पितृस्थानीय या मातृ स्थानीय परिवार, तो शादी के बाद निवास के आधार पर परिवार का वर्गीकरण, यानी कि दोस्तों शादी के बाद में जब बच्चे हैं अगर पिता के समाज से ज़्यादा जुड़ जाएँ, पिता के परिवार को ज़्यादा माने तो वो पितृस्थानीय होगा। अगर मम्मी के पक्ष यानी कि जैसे कि जो आपके मामा हैं उन्हीं की बात अगर आप माने तो ऐसा परिवार कहलाएगा मातृ स्थानीय परिवार। निष्कर्ष देख लो, परिवार केवल जैविक संस्था नहीं बल्कि व्यक्ति के जो पर्सनलिटी, व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिकरण, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक स्थिरता का प्रमुख आधार है। बदलते समय में परिवार के स्वरूप में परिवर्तन अवश्य आया है, लेकिन उसकी सामाजिक महत्वता आज भी बनी हुई है, फैमिली आज भी बनी हुई है। आगे देखिए, भारत में वंश की अवधारणा नातेदारी व्यवस्था से किस प्रकार से जुड़ी है? वंश की अवधारणा नातेदारी व्यवस्था से किस प्रकार जुड़ी हुई है? तो देखो भूमिका देखो, भारतीय समाज में वंश जिसको कहते हैं डिसेंट और नातेदारी जिसको कहते हैं किनशिप सामाजिक संगठन के महत्वपूर्ण आधार है। वंश व्यक्ति की पारिवारिक पहचान, उत्तराधिकार और सामाजिक स्थिति को निर्धारित करता है कि आपकी पहचान क्या होगी परिवार के अंदर, आपको समाज में कैसा देखा जाएगा, वो ही वंश कहलाता है। जबकि नातेदारी उन संबंधों का जाल है जो ब्लड या शादी जब आप करते तो सास ससुर भी तो बन जाएंगे, तो सब नातेदार हो जाएंगे और गोद लेने के माध्यम से नातेदारी बनती है। भारत में दोनों कॉन्सेप्ट या दोनों अवधारणाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई होती है। वंश की अवधारणा देख लो, वंश का मतलब उन लोगों के समूह से है जो स्वयं को एक सामान्य पूर्वज की संतान मानते हैं, जैसे कि पितृवंशी व्यवस्था। अधिकांश भारतीय समाजों में वंश पिता के माध्यम से ही चलता है। मातृवंशीय व्यवस्था देखिए, कुछ समुदायों जैसे कि मेघालय के खासी और गारो समाज में वंश माता के माध्यम से चलता है। उदाहरण देखिए, राजस्थान में बच्चे अपने पिता का गोत्र और उपनाम अपनाते हैं, जो पितृवंशीय परंपरा का उदाहरण है। जैसे कि राहुल शर्मा है ना, उनके बच्चे का नाम अगर अनिल है तो अनिल शर्मा ही तो लिखेगा। नातेदारी व्यवस्था और वंश का संबंध देखिए, नातेदारी व्यवस्था वंश के आधार पर ही बनती है। वंश तय करता है कि कौन अपना रिश्तेदार माना जाएगा। विवाह संबंधों के नियम भी वंश से प्रभावित होते हैं। उत्तराधिकार यानी कि किसको अब प्रॉपर्टी मिलेगी, है ना, कौन है घर को संभालेगा, संपत्ति के बंटवारे और धार्मिक अनुष्ठान वंश के अनुसार संचालित होते हैं। उदाहरण देखिए, हिंदू समाज में समान गोत्र में विवाह को वर्जित माना जाता है। एक गोत्र में शादी नहीं होती हिंदू समाज में, क्योंकि वे एक ही वंश के सदस्य माने जाते हैं कि भाई बहन हो जाएंगे ना फिर तो, और भाई बहन में शादी कैसी। सामाजिक जीवन में महत्व देखिए, वंश और नातेदारी सामाजिक सहयोग और सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे पारिवारिक एकता बनी रहती है और सामाजिक पहचान हमें मिलती है। आगे देखिए, संकट के समय सहायक का आधार बनते हैं। विवाह और उत्तराधिकारी के नियम निर्धारित करते हैं। उदाहरण देखिए, गांव के भारत में मतलब ग्रामीण भारत में विवाह, जन्म, मृत्यु और त्योहारों में रिश्तेदारों की सक्रिय भागीदारी नातेदारी व्यवस्था की महत्वता को दर्शाती है। अरे नातेदारी तो जो कि काम में आते हैं। एग्जाम्पल देखो, यदि किसी गांव में एक व्यक्ति की शादी होती है, ये एग्जाम्पल दोस्तों सिर्फ आपके लिए बनाए हैं मैंने। क्यों? क्योंकि आपको मुझे समझाना है, रटाना नहीं है। यदि किसी गांव में एक व्यक्ति की शादी होती है तो उसके चाचा, ताऊ, मामा, फूफा और अन्य रिश्तेदार विभिन्न जिम्मेदारी निभाते हैं। यह नातेदारी व्यवस्था वंशीय संबंधों के कारण ही संभव होती है। इसी प्रकार संपत्ति का जो हस्तांतरण ट्रांसफ़र होता है वो वंश के आधार पर अगली पीढ़ी का होता है। जिसका देखेंगे, भारतीय समाज में वंश और नातेदारी एक दूसरे के पूरक हैं। वंश व्यक्ति को पहचान और उत्तराधिकार देता है, जबकि नातेदारी सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाती है। दोनों मिलकर
भारतीय परिवार व्यवस्था, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांस्कृतिक निरंतरता का मतलब है कि कुछ मूल्य परंपराएं हैं वो सदियों से चली आ रही हैं, वो ही चलती आएंगी। आगे चलो, प्रजाति जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेस, प्रजाति और नर जाति जिसको कहते हैं एथनिसिटी। प्रजाति और नर जातीयता के बीच उपयुक्त उदाहरण के साथ में अंतर स्पष्ट करें। भूमिका देख लिए। प्रजाति और नर जातीयता समाजशास्त्र की दो महत्वपूर्ण सोच हैं, विचारधाराएं हैं। हालांकि दोनों का संबंध मानव समूह से है, लेकिन इनके आधार और अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। प्रजाति में दोस्तों जैविक विशेषताओं पर आधारित होती है प्रजाति, जबकि नर जातीयता सांस्कृतिक पहचान, भाषा, परंपराओं और जीवन शैली से जुड़ी होती है। जैसे कि राजस्थान में भील और मीणा, ये सब क्या है, नर जातीय समूह, क्योंकि इनकी अपनी अलग भाषा, पहचान, परंपरा है। प्रजाति का मतलब क्या होता है? प्रजाति ऐसे मानव समूह को कहते हैं जिसकी कुछ शारीरिक एवं जैविक विशेषताएं समान हो। ठीक है, प्रजाति उसे कहते हैं जिसकी कुछ शरीर की विशेषताएं और जैविक विशेषताएं समान हो। जैसे कि त्वचा का रंग समान हो, बालों की बनावट, जैसे कि किसी समाज में घुंघराले बाले वाले लोग रहते हैं तो वो क्या है, एक खास प्रजाति के लोग हैं सारे। आँखों का आकार शारीरिक संरचना के आधार पर। उदाहरण देखिए, अफ्रीका के अनेक लोगों की त्वचा का रंग गहरा होता है, जबकि यूरोप के लोगों की त्वचा अपेक्षाकृत गोरी होती है। ये जैविक भिन्नताएं प्रजाति के उदाहरण हैं। आगे देखिए, नर जातीयता का मतलब क्या है? नर जातीयता किसी समूह की सांस्कृतिक पहचान को दिखाती है। इसमें भाषा, धर्म, रीति रिवाज, खान पान, पहनावा और ऐतिहासिक अनुभव शामिल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, नागालैंड में नागा नरजातीय समूह है। ऐसे राजस्थान के अंदर भील और मीणा नरजातीय समूह है, क्योंकि इनका धर्म, रीति रिवाज, खान पान एक जैसा होता है। भाषा, संस्कृति, परंपराएं, धार्मिक विश्वास इनके अपने अलग अलग होते हैं। जैसे कि नागा जनजाति की अलग भाषा है ना, भील जनजाति की अलग भाषा है, गारो जनजाति की अलग भाषा है। उदाहरण देखिए, भारत में राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली, तमिल और नागा समुदाय अलग अलग नरजातीय समूह, क्योंकि उनकी भाषा, संस्कृति और परंपराएं बिल्कुल अलग अलग हैं। अब देख लो अंतर और अच्छे से समझा देता हूं दोस्तों, आपके लिए मेहनत की है। प्रजाति और नरजातीयता में अंतर, पहला आधार देखेंगे स्वरूप के आधार पर। तो प्रजाति में हम देखते हैं स्वरूप इसका जैविक होता है, जैसे कि बालों का रंग, बालों का आकार और त्वचा का रंग। नर जातीयता में हम देखते हैं सांस्कृतिक आधार पे, जैसे कि नागा लोगों की संस्कृति अलग होती है, राजस्थान में भील लोगों की संस्कृति अलग होती है। दूसरा आधार है भाई, इसकी शारीरिक विशेषताएं अलग होती है प्रजाति की, और नर जातीयता में इनकी भाषा, संस्कृति, परंपराएं अलग अलग होती हैं। परिवर्तन के आधार पर अंतर समझो। प्रजाति में सामान्यतः स्थिर होता है, यानी कि मतलब किसी अफ्रीका के लोगों का जो त्वचा का रंग है, स्किन कलर, वो थोड़ा डार्क है, ठीक है, थोड़ा गहरा है, तो ये बदलता नहीं है प्रजाति। और दोस्तों नर जातीयता समय के साथ बदल सकती है, यानी कि दोस्तों जैसे कि मान लो आज इंटरनेट के ज़माने में हिंदी भी सीख लेते हैं कई नर जातीय समूह, तो बदल सकती है नर जातीयता। पहचान देखिए जन्म से प्राप्त होती है, जबकि नर जातीयता सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव से बनती है। जिस भी आप नर जातीय समूह से हैं वहाँ पर आप कुछ नीति नियम, कुछ रीति रिवाज सीखते हैं। उदाहरण देखिए, श्वेत मंगोलाइड जैसे कि जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं ना दोस्तों, मंगोलाइड प्रजाति की हैं ये, क्योंकि इनके शरीर की बनावट कुछ विशेष प्रकार की है, अलग प्रकार की है। नर जातीयता में देखिए उदाहरण, पंजाबी, तमिल, गुजराती, नागा, ये सब कौन लोग हैं? ये नर जातीय समूह है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लो भाई, अगर नहीं समझ में आए तो भारत में दो व्यक्ति शारीरिक रूप से समान दिख सकते हैं, लेकिन एक राजस्थानी दूसरा बंगाली हो सकता है। उनकी भाषा, भोजन, त्यौहार और संस्कृति अलग अलग होंगे। यहाँ उनकी नर जातीयता अलग है, जबकि प्रजाति विशेषताएं तो समान है ना। इसी प्रकार अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकी मूल के लोग एक ही प्रजाति से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन उनकी सांस्कृतिक पहचान अलग अलग हो सकती है। जैसे कोई अफ्रीका का मतलब अफ्रीका में काफ़ी सारे देश है ना, तो अलग भाषा, अलग रीति रिवाज हो सकते हैं, लेकिन प्रजाति एक होगी। निष्कर्ष देखिए, प्रजाति और नर जातीयता दोनों मानव विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। प्रजाति जैविक विशेषताओं पर आधारित होती है, जबकि नर जातीयता सांस्कृतिक पहचान पर आधारित होती है। आधुनिक समाजशास्त्र नर जातीयता को अधिक महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि यह लोगों की सामाजिक पहचान, संस्कृति और सामुदायिक जीवन को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करती है।
आगे देखिए जनजाति क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, बहुत अच्छे समझाऊंगा दोस्तों, इसको भी रट लो आप। जनजाति का मतलब होता है ट्राइब, ऐसे लोगों का समूह जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं, समान संस्कृति का पालन करते हैं तथा सामाजिक और आर्थिक धार्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे भारत में भील, गोंड, संथाल, टोडा, नागा आदि प्रमुख जनजातियाँ हैं। ठीक है, पहले तो जैसे कि नागालैंड के अंदर जो नागा जनजाति है, इनका अपना एक निश्चित इलाका होता है। प्रत्येक जनजाति का अपना एक निश्चित निवास क्षेत्र होता है जहाँ वो रहते हैं। उदाहरण के लिए गोंड मुख्यतः मध्य भारत में और तथा टोडा दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों में रहते हैं। दूसरा देखिए सामुदायिक एकता और रक्त संबंध। जनजातीय समाज में सदस्य स्वयं को एक बड़े परिवार का हिस्सा मानते हैं, उनमें आपसी सहयोग और एकता की भावना बहुत मजबूत होती है। उदाहरण देख लिए संथाल जनजाति में सामूहिक श्रम यानी कि मिलकर मेहनत करते हैं और सामूहिक उत्सवों की परंपरा यानी कि मिलकर त्यौहार मनाते हैं आज भी दिखाई देती है। तीसरी विशेषता जनजाति की समान भाषा और संस्कृति होती है इनकी। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा, लोकगीत, नृत्य, रीति रिवाज और सांस्कृतिक पहचान होती है। उदाहरण के लिए नागा जनजाति के पारंपरिक नृत्य और त्यौहार उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। 4 देखिए सरल आर्थिक जीवन। जनजातियों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, शिकार, मछली पकड़ने, पशुपालन और वन उत्पादों जैसे कि शहद, तेंदू के पत्ते, लकड़ियाँ, ये वन उत्पादों पर आधारित होती है। इन्हीं को बेच करके वो अपना जीवन चलाते हैं। उदाहरण देखिए कई आदिवासी समुदाय आज भी महुआ, शहद और तेंदूपत्ता संग्रह से अपना जो जीवन चलाते हैं, आजीविका प्राप्त करते हैं। 5 देखिए धार्मिक विश्वास और प्रकृति पूजा। जनजातियाँ प्रकृति, वृक्षों, नदियों, पर्वतों और पूर्वजों की पूजा करती हैं। उदाहरण देखिए भील और गोंड जनजाति अनेक प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानकर पूजती हैं। 6वां देखिए पारंपरिक सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। जनजातियों में विवादों के समाधान और सामाजिक नियंत्रण के लिए पारंपरिक मुखिया पंचायत होती है ना। समाज के बुजुर्ग लोग ही डिसीजन देते हैं। उदाहरण के लिए कई जनजातीय क्षेत्रों में आज भी ग्राम प्रमुख महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं। विशिष्ट पहचान होती है जनजाति में। जनजातियों की अपनी अलग ड्रेसिंग सेंस, अलग तरह से कपड़े पहनते, खान पान, कला और जीवन पद्धति होती है जो उन्हें अन्य समुदाय से अलग बनाती है। निष्कर्ष देखो जनजातीय भारतीय समाज की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है। उनकी सामुदायिक भावना, प्रकृति के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति सम्मान और पारंपरिक ज्ञान हमें सतत विकास, ऐसा विकास जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी हो जाए और भावी पीढ़ी की आवश्यकता पूरी हो जाए, उसको कहते हैं सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सहयोग को सीख देते हैं। इसलिए जनजातीय संस्कृति का संरक्षण और सम्मान अत्यंत आवश्यक है। आगे देखो अर्थव्यवस्था और समाज के बीच में क्या संबंध है। अर्थव्यवस्था और समाज के बीच भूमिका देखो। अर्थव्यवस्था और समाज एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। अर्थव्यवस्था यह तय करती है कि लोग क्या काम करेंगे, कैसे कमाएंगे और संसाधनों का बंटवारा कैसे होगा, जबकि समाज यह तय करता है कि लोग कैसे रहेंगे, रिश्ते कैसे बनेंगे और जीवन मूल्य आपके क्या होंगे। आप किस तरह सोचेंगे समाज डिसाइड करता है ना। तो पहला देखिए रोजगार और सामाजिक स्थिति। अर्थव्यवस्था लोगों को रोजगार देती है। व्यक्ति का काम उसकी सामाजिक पहचान भी बनाता है। जैसे कि किसान, मजदूर, शिक्षक, व्यापारी या IT कर्मचारी यानी कि जो कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा लिया हुआ है, सॉफ्टवेयर बनाता है, उसको कहते हैं IT कर्मचारी। इनकी इनकम और इनका पैसे मतलब इनका प्रोफेशन से समाज में उनकी स्थिति प्रभावित होती है। आगे देखिए परिवार पर प्रभाव। आर्थिक स्थिति परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन शैली तय करती है। देखो अगर पापा अच्छे से कमाते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं दोस्तों, अगर मान लो आप भी नौकरी कर लेते हैं, मम्मी नौकरी करती है, तो आप अच्छे शहर में रहते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो आर्थिक स्थिति दोस्तों हमें प्रभावित करती है हमारे जीवन को। उदाहरण देखिए अच्छी इनकम वाला परिवार बच्चों को बेहतर स्कूल, कोचिंग और स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकता है, जबकि गरीब परिवार कई बार बच्चों को जल्दी काम पर भेज देता है। मतलब स्कूल छोड़ो, तुम काम करो हमारे साथ में। ग्रामीण और शहरी समाज देखो। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ग्रामीण समाज को प्रभावित करती है, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र जैसे कि दोस्तों जैसे कि पढ़ाने के नाम पे अगर ट्यूशन फीस ले रहे हैं वो सेवा क्षेत्र है। रेस्टोरेंट, होटल वगैरह है वो आपका सेवा क्षेत्र है। सॉफ्टवेयर बना के बेच रहे हैं वो सेवा क्षेत्र है। तो ये शहरी समाज को बदलते हैं। उदाहरण के लिए गांव में ज़मीन और खेती का महत्व अधिक होता है। शहर में नौकरी, व्यापार और कौशल का स्किल्स, अगर आपके पास में कोई काम अच्छे से आता है तो आपका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। असमानता और वर्ग। अर्थव्यवस्था समाज में अमीर गरीब, मालिक मजदूर और ऊंच नीची जैसे वर्ग बनाती है। उदाहरण देखिए बड़े उद्योगपति और दैनिक मजदूर दोनों समाज का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं और अवसरों में बड़ा अंतर होता है। 5वां देखिए समाज भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। कैसे? समाज की परंपराएं, जाति, लिंग, यानी कि दोस्तों जैसे कि लड़की को कोचिंग नहीं भेजते, बड़े कॉलेज के अंदर नहीं भेजते, तो समाज अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर गया ना।
अगर बड़ी कॉलेज में नहीं जाएंगे, अच्छे स्कूल में नहीं जाएंगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो दोस्तों नौकरी नहीं लगेगी, हम गरीब के गरीब रह जाएंगे। लिंग और शिक्षा भी आर्थिक अवसरों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कई जगह महिलाओं को नौकरी करने से रोका जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता कम हो जाती है और डिपेंडेंट हो जाती है अपने पति पर, अपने पिता पर। इसका देखें, अर्थव्यवस्था और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। मजबूत अर्थव्यवस्था समाज को बेहतर जीवन देती है और जागरूक समाज अर्थव्यवस्था को न्यायपूर्ण, समान और मानवीय बनाता है। आगे देखेंगे दोस्तों एक और बढ़िया सवाल, भारतीय समाजशास्त्र पर भारत के औपनिवेशवादी अध्ययन का प्रभाव क्या है। भूमिका देखो, सबसे पहले सवाल रटो यार, कीवर्ड देख लो, औपनिवेशवादी अध्ययन और भारतीय समाजशास्त्र आ जाए तो आप ये आंसर लिख देना। देखो, भारतीय समाजशास्त्र के विकास में औपनिवेशिक काल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इंडियन सोशोलॉजी का डेवलपमेंट में औपनिवेशिक काल का योगदान रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के समाज, जाति, धर्म, जनजातियों और ग्रामीण जीवन का व्यापक अध्ययन किया गया। इन अध्ययन ने भारतीय समाज को समझने का आधार प्रदान किया, लेकिन साथ ही कई कमियां और पूर्वाग्रह भी उत्पन्न किए। पूर्वाग्रह क्या होते हैं, बिना सोचे समझे अगर उसके बारे में राय बना लेते हैं, ओपिनियन बना लेते हैं तो पूर्वाग्रह कहलाता है। पहला देखिए, औपनिवेशिक अध्ययनों का स्वरूप। ब्रिटिश प्रशासकों, जनगणना अधिकारियों और विद्वानों ने भारतीय समाज का व्यवस्थित अध्ययन किया। इसमें जाति व्यवस्था का वर्गीकरण किया गया, कौन कौन सी जातियाँ हैं। जनगणना के माध्यम से सामाजिक समूह का विवरण तैयार किया गया। जनजातीय धर्मों और ग्रामीण समुदाय का दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन हुआ कि इतने लोग इस गांव में रहते हैं, ये व्यवसाय करते हैं, इनकी जाति ऐसी है। उदाहरण देखिए, 1871 से शुरू हुई जनगणनाओं ने भारतीय समाज की संरचना को समझने के लिए विशाल डेटा उपलब्ध कराए। जाति अध्ययन पर प्रभाव देखिए, औपनिवेशिक विद्वानों ने भारतीय समाज को मुख्यतः जाति के आधार पर समझा। जातियों का वर्गीकरण और श्रेणीकरण किया। जाति को भारतीय समाज की केंद्रीय संस्था माना गया। उदाहरण के लिए आज भी सामाजिक सर्वे और सरकारी नीतियों में जाति एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक श्रेणी बनी हुई है कि इस जाति को फ़ायदा देंगे, इस जाति को थोड़ा सा बाद में फ़ायदा देंगे। ग्राम एवं समुदाय अध्ययन। औपनिवेशिक अध्ययनों ने भारतीय गांव को एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया। ग्रामीण जीवन, कृषि और स्थानीय समस्याओं का अध्ययन हुआ। बाद में भारतीय समाजशास्त्रियों ने गाँवों पर विस्तृत शोध किए, बहुत बड़े स्तर पर रिसर्च किए। उदाहरण देखिए, स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास योजनाएं इन्हीं अध्ययनों से प्रभावित रही थी। सीमाएं और आलोचना देख लो। औपनिवेशिक अध्ययन पूरी तरह से मतलब निष्पक्ष नहीं था, इसमें भेदभाव होता था। भारतीय समाज को स्थिर और अपरिवर्तनशील माना गया, मतलब इसके अंदर तो कोई बदलाव नहीं है हज़ारों सालों से। जाति, धर्म और समुदाय के बीच अंतरों को अधिक महत्व दे दिया गया। भारतीय दृष्टिकोण की अपेक्षा प्रशासनिक दृष्टिकोण अधिक प्रभावी रहा। उदाहरण देखिए, कई ब्रिटिश लेखकों ने भारतीय समाज को पिछड़ा बताकर औपनिवेशिक शासन को उचित ठहराने का प्रयास किया। आगे देखेंगे भारतीय समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाजशास्त्रियों ने औपनिवेशिक दृष्टिकोण की समीक्षा रिव्यू किया, देखा क्या सही लिखा क्या गलत, और भारतीय वास्तविकताओं पर आधारित अध्ययन विकसित किया गया, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन को समझाया गया। आधुनिकीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, नगरीकरण और जाति और वर्ग संबंध जैसे विषयों पर नए रिसर्च किए गए। निष्कर्ष लिख दो, औपनिवेशिक अध्ययनों ने भारतीय समाजशास्त्र को प्रारंभिक सामग्री, आंकड़े और अध्ययन पद्धति प्रदान की। हालांकि उसमें कई सारे पूर्वाग्रह भी थे, फिर भी उन्होंने भारतीय समाज को समझने की नींव रखी थी। और ये सवाल तो मैं रटा चुका हूँ यार, ये थोड़ा सा बदल के आया है। सबाल्टर्न कौन होते हैं, उपाश्रित कहते हैं ना इसको हिंदी में। उपाश्रित लोग जो कि वंचित समूह के लोग हैं, दलित या जिसमें महिलाएं, मजदूर, आदिवासी, वनवासी जितने लोग आ सकते हैं, जिनको संसाधन नहीं मिलते, जो गरीब रहते हैं। भारत में क्षेत्रीय सामाजिक आंदोलनों में इनकी भूमिका क्या रही है वो बता दो। सबाल्टर्न का मतलब है, या उपाश्रित का मतलब वे लोग जो समाज, राजनीति और इतिहास में दबे, हाशिए पर रखे या कम सुने गए हैं। इतिहास में बहुत कम स्थान इनको मिला। इसमें आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर, महिलाएं और छोटे समुदाय शामिल होते हैं सबाल्टर्न या उपाश्रित में। सबाल्टर्न कौन है, सबाल्टर्न वे वर्ग हैं जिनकी आवाज़ मुख्य धारा की सत्ता, इतिहास और मीडिया में कम दिखाई देती है। ये लोग केवल पीड़ित नहीं होते बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, है ना। क्षेत्रीय सामाजिक आंदोलनों में इनकी भूमिका सबाल्टर्नों की, उपाश्रितों की। भारत में कई क्षेत्रीय आंदोलन में सबाल्टर्न समूह ने बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने भूमि, जंगल, पानी, मजदूरी, पहचान और सम्मान के मुद्दों पर संघर्ष किया। अब आदिवासी आंदोलन हेडिंग डाल देना आप। आदिवासियों ने जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए कई आंदोलन किए। उदाहरण के लिए झारखंड आंदोलन में आदिवासी समुदाय ने अपनी अलग पहचान, पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, झारखंड अलग हो गया लेकिन, क्योंकि संस्कृति अलग थी।
अलग पहचान संसाधनों पे अधिकार और सांस्कृतिक अस्मिता यानी कि उनकी संस्कृति बची रहे की मांग कर दी। किसान आंदोलन देखिए, किसान भी सबाल्टर्न समूह के रूप में देखे जा सकते हैं, खासकर छोटे और सीमांत किसान जिनके पास में इतनी ज़मीन होती है कि वो अपना पेट पाल सकते हैं, घर वालों का ध्यान रख सकते हैं। उदाहरण देखिए, तेलंगाना किसान आंदोलन में किसानों ने जमींदारी शोषण और बेगार के खिलाफ संघर्ष किया था। बेगार मतलब किसी इंसान को ज़बरदस्ती खेतों में काम करवाना। तो देखो दलित आंदोलन देख लो, इसमें दलितों ने सामाजिक समानता, सम्मान और अधिकारों के लिए आंदोलन किए। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में दलित पैंथर आंदोलन ने जातिगत भेदभाव और अन्याय के खिलाफ मजबूत आवाज़ उठाई। महिलाओं की भूमिका देख लें, कई आंदोलनों में महिलाओं ने नेतृत्व किया, जैसे कि दोस्तों उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन हुआ था, मतलब महिलाओं ने पेड़ों को हक कर लिया। में उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर जंगल बचाए। यह आंदोलन पर्यावरण और आजीविका दोनों से जुड़ा था। निष्कर्ष देख लो, सबाल्टर्न समूह भारत के क्षेत्रीय सामाजिक आंदोलन की आत्मा रही है। उन्होंने यह दिखाया कि परिवर्तन केवल बड़े नेताओं से नहीं बल्कि आम लोगों के संघर्ष से आता है। ये आंदोलन हमें न्याय, समानता और सम्मानपूर्ण समाज बनने की प्रेरणा देते हैं। यार 2 मिनट पानी पी लेते हैं यार, आप भी रेस्ट कर लो, मैं भी कर लेता क्योंकि 1.5 घंटा हो गया बोलते बोलते। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप खुद देखो, पढ़ाऊँ क्या इसको? जनजाति क्या है? भारत में जनजातियों के लोगों की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति बताइए। परिस्थिति को इंग्लिश में कहते हैं स्टेटस। तो चलो मैं पढ़ा देता हूँ यार, सब कुछ ही पढ़ा रहा हूँ, तो अब जब पढ़ने पे आ ही गए तो अच्छे से पढ़ते हैं। देखो मेरी एक विशेषता है दोस्तों, या तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन अगर पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, फिर बहुत अच्छे से, और ऐसे ही आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों। जनजाति क्या है? सबसे पहले तो वो देखिए, भूमिका देखेंगे। जनजाति, इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं ट्राइब। ऐसे सामाजिक समूह को कहा जाता है जिसके सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, किसी एक निश्चित खास इलाके में रहते हैं। ऐसे सामाजिक समूह को हम क्या कहते हैं? जनजाति। जिसकी समान संस्कृति होती है, समान भाषा होती है, परंपरा होती है, रीति रिवाजों का पालन करते हैं तथा अपने समुदाय के प्रति गहरी निष्ठा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, लॉयल रहते हैं एक दूसरे के प्रति। भारत में जनजातियाँ देश की सांस्कृतिक विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया ना, राजस्थान में मीणा जनजाति है और भील जनजाति है, ऐसे नागालैंड में नागा जनजाति है। संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है। ऐसी जनजातियों को जिनके समान भाषा होती है, समान परंपराएं होती है। जैसे कि राजस्थान में भील जनजाति है, तो भील जनजाति के लोगों की समान भाषा होगी, समान परंपरा, समान संस्कृति होगी। जनजाति की प्रमुख विशेषताएं देख लो, रटा चुका हूँ, वापस से रट लो। समान भाषा और संस्कृति होती है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहती है, सामुदायिक जीवन और सहयोग की भावना होती है, एक दूसरे की मदद करते हैं, परंपरागत रीति रिवाजों का पालन करते हैं, प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है। उदाहरण के लिए भील, गोंड, मीणा, संथाल, टोडा, नागा आदि भारत की प्रमुख जनजातियाँ। सामाजिक स्थिति देखो आप इनकी। भारत की अधिकांश जनजातियाँ लंबे समय तक मुख्य धारा के समाज से अलग रहीं। उनके पास में नौकरियां नहीं थी, उनके पास में अवसर नहीं थे, पीछे रह जाती थी। शिक्षा का स्तर बहुत ही कम था, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी रही, कई क्षेत्रों में अंधविश्वास और पारंपरिक मान्यताओं का प्रभाव ज़्यादा था, सामाजिक भेदभाव और विस्थापन जैसी समस्या मौजूद थी, यानी कि ऊंची जाति के लोगों के द्वारा उनको अलग कर दिया जाता था काफ़ी बार। उदाहरण के लिए खनन और बांध परियोजना, यानी कि दोस्तों जहाँ पर कोयला निकल रहा है, लोहा निकल रहा है, तांबा निकल रहा है, बॉक्साइट निकल रहा है और बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, बांध बन रहे हैं, तो उसके कारण से दोस्तों झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा की अनेक जनजातियों को अपने पारंपरिक निवास स्थान छोड़ने पड़े। आर्थिक स्थिति देख लो इनकी। अधिकांश जनजातियों की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित थी, जैसे कि वो खेती बाड़ी करते थे और झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या होती है? एक प्रकार की खेती करने का तरीका होता है जिसमें एक जनजाति के लोग पहाड़ पे जाते हैं और वहाँ पर खड़े पेड़ पौधों को जला देते हैं, जंगलों को उखाड़ फेंकते हैं और वहाँ पे फसल लगा देते हैं। फसल कटने के बाद में ऐसे दूसरे पहाड़ पे चले जाएंगे, पहले वहाँ की वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को नष्ट कर देंगे, वहाँ पर खेती बाड़ी करेंगे। ये दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे कि सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड काफ़ी ज़्यादा चलती है। वन उत्पादों का संग्रह, यानी जैसे कि शहद इकट्ठा करना, तेंदुपत्ते इकट्ठा कर लेना, ठीक है, रेशम इकट्ठा कर लेना, शिकार और मछली पालन और हस्तशिल्प जैसे कि बांस की टोकरियाँ बनाना, खिलौने बनाना, कुटीर उद्योग, ये
इनकी अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों जनजातियों की। लेकिन आधुनिक विकास परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट और वनों पर कंट्रोल के कारण उनकी पारंपरिक आजीविकाएं प्रभावित हो गई। अब वो वैसे नहीं कमा पाते जैसे पहले कमाते थे जंगलों से। उदाहरण के लिए गोंड और संथाल समुदाय आज भी महुआ, तेंदुपत्ता और वन उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। वर्तमान परिवर्तन देखिए, सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी कि जनजाति लोगों को भी दोस्तों विधायक बनाया जा रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं वो भी, है ना, के लिए अनेक योजना चला जा रही है। आरक्षण व्यवस्था इनके लिए लागू है, जैसे कि राजस्थान में मीणा जनजाति के लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है, एसटी के लोगों को। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है जहाँ पे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, रख सकते हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 बन गया। जनजातीय उप योजनाएँ चली हैं। इन प्रयासों से जनजातीय समुदाय में शिक्षा और जागरूकता बढ़ रही है। निष्कर्ष देखो, जनजातीय भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, क्योंकि दोस्तों इनका पहनावा अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, भाषा अलग होती है, रीति रिवाज अलग होते हैं। उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में आज सुधार हुआ है, क्योंकि इनको स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा सब मिला है। फिर भी गरीबी, अशिक्षा, विस्थापन यानी कि इनको जैसे कि बांध बन रहा है तो इनको अपनी जगह से दूर भेज दिया जाता है, विस्थापन कहते हैं उसको। और बेरोजगारी जैसी चुनौतियाँ बनी हुई है। इसलिए आवश्यक है विकास और जनजातीय पहचान के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, ताकि उनकी संस्कृति सुरक्षित रहे, जीवन स्तर भी, उनकी जो लाइफ क्वालिटी है ना, बेहतर हो सके। इस प्रकार से बहुत ही प्यारा निष्कर्ष लिखना सीख जाओ, मतलब कमाल कर सकते हो अपनी लाइफ में। आप कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, ऐसा लिखना सीखो आप, ठीक है। प्रैक्टिस से आ जाएगा, सब चीज़ प्रैक्टिस मांगता है। आगे देखो, भारत में समाज शास्त्र की वर्दी में प्राच्यवादी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओरिएंटलिस्ट, कैसे सहाय करे। तो समाज शास्त्र दोस्तों कैसे आगे बढ़ा, तो प्राच्यवादियों ने ऐसा क्या योगदान दिया वो आपको बताना है। कीवर्ड है प्राच्यवादी। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर प्राच्यवादी शब्द आ जाए तो ऐसा का ऐसा लिख देना, आप कुछ मत देखना। भारत में समाज शास्त्र के विकास में प्राच्यवादी विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्राच्यवादी वे विद्वान थे जिन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म, भाषा और इतिहास का गहन अध्ययन किया। उनके कार्यों ने भारतीय समाज को समझने का आधार तैयार किया, जिससे आगे चलकर समाज शास्त्र के विकास को दिशा मिली। आगे देखिए, प्राच्यवादी कौन थे। प्राच्यवादी विद्वान भारतीय सभ्यता को अत्यंत प्राचीन और समृद्ध मानते थे। उन्होंने संस्कृत के ग्रंथ पढ़े, वेद पढ़े, प्राच्यवादियों ने उपनिषद पढ़े, स्मृतियाँ पढ़ी और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। प्रमुख विद्वान कौन थे। प्रमुख प्राच्यवादी विलियम जोन्स, इसको हिंदी में लिख देना, विलियम जोन्स, मैक्स मूलर और एच.टी. कोलब्रुक, ये लिख देना, एच.टी. कोलब्रुक। भारतीय समाज के अध्ययन में इनका क्या योगदान था दोस्तों, वो समझेंगे। प्राच्यवादियों ने भारतीय समाज की संरचना को समझने के लिए प्राचीन ग्रंथों का उपयोग किया, जैसे कि वेदों का उपयोग कर लिया, उपनिषदों को कर लिया, संस्कृत ग्रंथों को कर लिया। वर्ण व्यवस्था का अध्ययन किया इन्होंने, कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र वैसे, है ना, इनकी समाज में क्या स्थिति और कार्य थे। जाति व्यवस्था की विशेषताओं को समझा दिया इन्होंने प्राच्यवादियों ने। परिवार, विवाह और धार्मिक संस्थाओं का विवरण दिया। उदाहरण देखिए, मनुस्मृति, जो कि सामंती काल की एक ग्रंथ था मनुस्मृति, और धर्मशास्त्रों के अध्ययन से भारतीय सामाजिक व्यवस्था को समझने का प्रयास किया गया। आगे देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा का संरक्षण। प्राच्यवादियों ने अनेक प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया। संस्कृत को इंग्लिश में लिखा उन्होंने, प्राच्यवादियों ने, जिससे भारतीय समाज का व्यवस्थित अध्ययन संभव हो सका। वेद, उपनिषद और भगवत गीता का अनुवाद किया गया। भारतीय इतिहास और संस्कृति पूरी दुनिया के सामने आई। उदाहरण, विलियम जोन्स ने संस्कृत साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय समाज पर अकादमिक शोध यानी कि एकेडमिक रिसर्च प्रारंभ हो गया। आगे देखिए, समाजशास्त्रीय अध्ययन की आधारशिला रखी गई। प्राच्यवादियों के कार्यों ने, मतलब जैसे कि भारत के जो पुराने ग्रंथ थे ना, उनका ट्रांसलेशन किया। किन्होंने, प्राच्यवादियों ने। तो इन्होंने भारतीय समाज की संस्थाओं को समझने का प्रारंभिक ढांचा प्रदान किया। जाति, धर्म और सामाजिक परंपराओं के रिसर्च को प्रेरणा मिली, है ना, लोग जानना स्टार्ट हो गए, भाई भारत में इतनी जातियाँ हैं, इनके ये काम है। बाद के भारतीय समाज शास्त्रियों को अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध हुई, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे पेपर लिखे। उन्हीं पेपर को पढ़ करके दोस्तों भारतीय समाजशास्त्री ने अपनी बातें बताई। एग्जाम्पल देखो, आज भी दोस्तों
जाति, परिवार और धर्म पर होने वाले समाज शास्त्री शोधों में यानी कि रिसर्च में प्राचीन ग्रंथों का संदर्भ लिया था कि ऋग्वेद में ये लिखा है, उपनिषद में ये लिखा है। सीमा एक कमियां देख लो, प्राच्यवादियों ने भारतीय समाज को मुख्यतः ग्रंथों के आधार पर समझा। उन्होंने सामान्य लोगों के जीवन, दैनिक जीवन पे कम ध्यान दिया। कई बार भारतीय समाज को आदर्शवादी रूप में प्रस्तुत किया गया, यानी कि भारतीय समाज में कोई कमियां नहीं थी, सब परफेक्ट था। जिसका देख लो, ये प्राच्यवादियों ने भारतीय समाज और संस्कृति और इतिहास के व्यवस्थित अध्ययन की नींव रखी। हालांकि उनकी कुछ कमियां भी थी, फिर भी उनके कामों ने भारत में समाजशास्त्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान किए। भारतीय समाज को समझने की प्रारंभिक दिशा देने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। ये प्राच्यवादियों के नाम याद रख लेना, ठीक है। विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, H.T. कोलब्रुक। आगे चलते हैं, देख लेता हूँ यार कितने सवाल हो गए, पढ़ता ही जा रहा हूँ। एक रह गया ये, और ये दूसरा, गुजरात में डेविड हार्डिमैन। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आता रहता है भाई ये, तो मैंने कुछ भी फालतू नहीं लिखा यार। अब इसमें मत पूछ लेना कौन सा इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल ही रिप्लाई नहीं करूँगा आपका, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है। भारत में समाज को समझने में भारतविदों के योगदान की चर्चा करें। दोस्तों, भारतविद कौन थे? जो कि भारत के पुराने ग्रंथों को पढ़ते थे, है ना। इंडोलॉजिस्ट उनको कहते हैं, और ये सवाल करा चुका हूँ मैं। तो भारत जैसे बहुलतावादी समाज को, जैसे कि बहुलतावादी समाज का मतलब यहाँ पे अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक भाषा बोलने वाले, अनेक नस्लों के लोग रहते हैं। तो भारत जैसे बहुलतावादी समाज को समझने में भारतविदों अथवा इंडोलॉजिस्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतविद वे विद्वान थे जिन्होंने भारतीय समाज, धर्म, संस्कृति, जाति व्यवस्था, परिवार और परंपराओं का अध्ययन मुख्यतः प्राचीन ग्रंथों, धर्मशास्त्रों, वेदों, उपनिषदों और महाकाव्य रामायण और महाभारत के आधार पर किया था। इनके अध्ययन ने भारतीय समाज की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों को समझने में सहायता की। भारतविद दृष्टिकोण क्या था, ये पढ़ा चुका हूँ। भारतविदों का मानना था कि भारतीय समाज को समझने के लिए उसके धार्मिक ग्रंथों, सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन करना पड़ेगा। उनके अनुसार भारतीय समाज की संरचना धर्म, कर्म, वर्ण और आश्रम व्यवस्था से गहराई से जुड़ी हुई थी। प्रमुख भारतविद और उनका योगदान देख लो। G.S. घुरिये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया था भाई G.S. घुरिये। तो घुरिये को भारतीय समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। G.S. घुरिये को अंडरलाइन कर लेना, G.S. घुरिये को। जाति व्यवस्था का इन्होंने बहुत डिटेल में स्टडी किया। भारतीय संस्कृति की एकता पे बल दिया। जनजातियों को भारतीय समाज का अभिन्न अंग माना कि ये भी हमारे समाज का हिस्सा है, जनजाति। उदाहरण के लिए आज भी शादी, गोत्र और जातिगत पहचान भारतीय समाज को प्रभावित करती है। दूसरा दोस्तों भारतविद देखो, लुई डिमो। तो उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक होमो हायरक्यूस में भारतीय जाति व्यवस्था का अध्ययन किया। लुई डिमो ने जाति को पवित्रता और अपवित्रता के सिद्धांत समझाए। मतलब कुछ जातियां अपने आप को शुद्ध मानती थी, कुछ जाति अशुद्ध मानी जाती थी। भारतीय समाज को पदानुक्रम यानी कि एक क्रम के बाद में दूसरी श्रेष्ठ जाति आती थी, हायरार्की पे आधारित बताया। उदाहरण के लिए कई धार्मिक अनुष्ठानों में आज भी शुद्ध अशुद्ध की धारणाएं दिखाई देती हैं। कुछ जाति को शुद्ध कहा जाता है, कुछ को अशुद्ध कहा जाता है। आगे देखिए, अगली भारतविद कौन है? इरावती कर्वे। इन्होंने इरावती कर्वे जी ने, ये समाजशास्त्री थे, भारतीय परिवार और नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया। विभिन्न क्षेत्रों में पारिवारिक संरचनाओं की विविधता को समझाया। उदाहरण देखिए, उत्तर भारत में पितृसत्तात्मक परिवार और दक्षिण भारत में कुछ भिन्न नातेदारी परंपराएं देखने के लिए मिलती हैं। तो भारतीय समाज को समझने में महत्व देखिए। भारतीय संस्कृति की निरंतरता को समझने में सहायता मिली भारतविद दृष्टिकोण से कि भारतीय संस्कृति में अभी भी वो कुछ मूल्य, परंपराएं, नियम चलते आ रहे थे जो कि सालों से चलते आ रहे थे। ये कहलाती निरंतरता, कंटिन्यूटी। जाति, धर्म और परिवार जैसी संस्थाओं की ऐतिहासिक जड़ों का ज्ञान प्राप्त हुआ। भारतीय परंपराओं और सामाजिक मूल्यों की व्याख्या की गई। अब एग्जाम्पल देख लो और ज़्यादा समझ में आएगा। आज भी दीपावली, होली, विवाह और संस्कार तीर्थ यात्राएँ, जैसे कि हम माता वैष्णो देवी जाते हैं या फिर गोल्डन टेम्पल जाते हैं, तो ये जो तीर्थ यात्राएं हैं ये भारतीय सामाजिक जीवन को प्रभावित करती हैं, जिन्हें समझने में भारतीय दृष्टिकोण उपयोगी है। इस दृष्टिकोण की आलोचना किस आधार पर की जाती है कि भारतविदों ने, चाहे G.S. घुरिये हो, है ना, चाहे इरावती जी हो, भारतविदों ने ग्रंथों पर अधिक जोर दिया और सामाजिक परिवर्तन को कम महत्व दिया।
दूसरी आलोचना या कमियां क्या निकाली जाती है? भारतीय दृष्टिकोण में ग्रामीण जीवन, महिलाओं और निम्न वर्गों की वास्तविक परिस्थितियों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया। जिसका देख लिए, भारतीयविदों ने भारतीय समाज की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक संरचना को समझने का मजबूत आधार प्रदान किया। यह हालांकि उनकी कुछ सीमाएं थीं, फिर भी भारतीय समाज की जड़ों, परंपराओं और सामाजिक संस्थाओं को समझने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और स्थायी था। लास्ट सवाल देख लो भाई, गुजरात में डेविड हार्डीमैन के देवी आंदोलन क्या था? इसका अध्ययन किसने और क्यों किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आता रहता है, मैं कह रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिख सकता है एग्जाम में। दोस्तों सबसे पहले देवी आंदोलन के बारे में समझो आप। देवी आंदोलन गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में उभरने वाला एक महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। देवी आंदोलन यह मुख्यतः 1920 के दशक में दक्षिण गुजरात के भील, चौधरी और अन्य जनजातीय समुदाय में फैला। इस आंदोलन ने आदिवासियों में आत्मसम्मान, सामाजिक सुधार और सामूहिक चेतना को बढ़ावा दिया। देवी आंदोलन क्या था? देवी आंदोलन आदिवासियों का विश्वास था कि देवी उनके बीच प्रकट होकर उन्हें एक नया जीवन पथ या नया जीवन का रास्ता दिखा रही है। देवी के संदेशों के माध्यम से लोगों को अनेक सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की प्रेरणा दी गई। यही देवी आंदोलन था। मुख्य शिक्षाएं थी देवी आंदोलन की, भाई दारू को छोड़ दो, मांस छोड़ दो, चोरी और लड़ाई झगड़ा से दूर रहो, स्वच्छता अपनाओ, सामुदायिक एकता बनाए रखो। उदाहरण के लिए कई गांवों में लोगों ने दारू पीना छोड़ दिया और सामूहिक रूप से स्वच्छता अभियान चलाए। देवी आंदोलन की विशेषताएं देखो, यह केवल धार्मिक आंदोलन नहीं था बल्कि सामाजिक सुधार का माध्यम भी था। दूसरा, आदिवासियों में आत्मविश्वास और संगठन की भावना विकसित हुई। तीसरा, शोषण, कर्ज और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जागरूकता बढ़ी। इसने आदिवासी पहचान और सांस्कृतिक गौरव को मजबूत किया। एग्जाम्पल देखो, जैसे आज कई सामाजिक अभियान नशा मुक्ति और स्वच्छता पे बल देते हैं ना, उसी प्रकार देवी आंदोलन ने आदिवासी समाज में सुधार का काम किया था। दोस्तों देवी आंदोलन का अध्ययन किसने किया था? इस आंदोलन का विस्तृत अध्ययन, डिटेल्ड स्टडी प्रसिद्ध इतिहासकार और समाजशास्त्री डेविड हार्डीमैन ने किया था। डेविड हार्डीमैन ने देवी आंदोलन को अध्ययन किया। डेविड हार्डीमैन इसका अध्ययन क्यों करना चाहते थे? डेविड हार्डीमैन ये समझना चाहते थे कि आदिवासी समुदाय सामाजिक परिवर्तन कैसे लाते हैं। दूसरी बात, धार्मिक विश्वास सामाजिक सुधार का माध्यम कैसे बनते हैं। तीसरी बात, आदिवासी आंदोलनों को केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिरोध, यानी कि लोग हैं जब ये कहते हैं कि हमें बुराइयां दूर करनी है, एकजुट हो जाते हैं और जागरूकता के रूप में कैसे देखा जा सकता है। उन्होंने दिखाया कि देवी आंदोलन, किसने? डेविड हार्डीमैन ने दिखाया कि देवी आंदोलन आदिवासियों की सांस्कृतिक अस्मिता, यानी कि उनकी संस्कृति बचाने की इच्छा थी, लोगों की आत्मसम्मान और सामाजिक सुधार का प्रतीक था। थैंक यू सो मच दोस्तों, ट्रस्ट दिखाया, अगेन ट्रस्ट दिखाया आपने। और मैं एक और वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँगा, फटाफट से इस वीडियो को देखो कंप्लीट। और दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट का अगर सोल्ड PYQ लेना है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7891990537, इससे कनेक्ट हो सकते हो, ये नोट डाउन कर लो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7891990537, ठीक है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो यार, खुश रहो, मस्त रहो, पेपर अच्छा ही जाएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए ऑलरेडी और करवा दूंगा, अगर आपकी इच्छा होगी तो बता देना टाइम रहते ही, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।